नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897452386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। वर्ष 2022 के अंतिम माह यानी दिसंबर 2022 मंथ के करंट अफेयर को अपने मंथली करंट अफेयर की वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर सारे के सारे यहाँ पर कवर करा दिए जाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और जो क्विज वाला वीडियो आता है टॉप 500 या 600 हम टोटल जो MCQs कराते हैं उनको देखने के बाद आप इन सभी एग्जाम्स में सारे के सारे करंट अफेयर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साल भर हमने आपको जिन एग्जाम्स को क्लियर करने में सहायता की है उसके बारे में एक कमेंट आप जरूर दीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे अभी PCSJ का लेटेस्ट हमने ग्रुप खोला है यहाँ पर GK की तैयारी के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन गिवन नंबर पर आप डिटेल ले सकते हैं। आ जाते हैं एग्रीमेंट सेक्शन पर, जो कि पहला सेक्शन होता है। सबसे पहला समझौता हुआ है 6 इंजीनियरिंग संस्थानों और भारतीय मानक ब्यूरो के बीच। भारतीय मानकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए BIS ने समझौता किया है इन इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU है, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर का है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT इंदौर है, IIT पटना है, IIT मद्रास है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची है। इन सब के साथ समझौता किया है क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करने की सरकार जहाँ पर बात कर रही है। अभी भी मेजर इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे थे जहाँ पर भारतीय मानक पढ़ाई नहीं जा रहे हैं। मतलब जब तक भारतीय मानक शामिल नहीं होंगे कोर्स में, करिकुलम में, तब तक कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे नए इंजीनियर्स उनको मतलब कह सकते हैं आगे बढ़ाएंगे या फिर उनको डेवलप करेंगे। ठीक है, तो भारतीय मानकों को आगे बढ़ाने के लिए 6 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस ने समझौता किया है कि वो अपने करिकुलम में, सिलेबस में भारतीय मानक को शामिल करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। अब एग्रीमेंट कतर और चाइना के बीच हुआ है। चाइना किसी से भी एग्रीमेंट करता है उसका अपना मोटिव होता है। चाइना के एग्रीमेंट जरूरी होते हैं, चाहे हम जियोपॉलिटिकली बात कर लें, हमारे करंट अफेयर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर में किस देश के साथ समझौता किया है चाइना ने? कतर के साथ किया है। कतर की स्टेट एनर्जी एजेंसी के साथ 27 वर्ष का समझौता यहाँ पर किया है नेचुरल गैस सप्लाई के लिए। गैस तेल उद्योग में अब तक का सबसे लंबा समझौता या फिर लंबे समय तक चलने वाला समझौता इसको कहा जा रहा है। 27 वर्ष के लिए समझौता किया है कतर की स्टेट एनर्जी एजेंसी के साथ चाइना ने। RBI और मालदीव की जो रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक है उसके साथ समझौता हुआ है मुद्रा अदला बदली या फिर मुद्रा विनिमय के लिए। ठीक है, करेंसी एक्सचेंज के लिए। जैसे इंडिया, आप जानते हैं इंडिया का दबदबा है सार्क कंट्रीज़ में। सार्क कंट्रीज़ का जो एक ट्रेड एग्रीमेंट है साफ्टा, ठीक है, तो उसका इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और साफ्टा के तहत भारत जो है कई सारे ऐसे देशों को जो कि डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज, उनको सपोर्ट करता है। तो उसी क्रम में ये हमारा ये एग्रीमेंट है मुद्रा विनिमय का, भारत ने या भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव की सेंट्रल बैंक के साथ ये साइन किया था दिसंबर में। साफ्टा एग्रीमेंट को कब साइन किया गया था ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, किस वर्ष इसको साइन किया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो, ये कई सारे बैंक्स जो हैं अपने अपने एम्बिट में कई सारे भारतीय शहरों को सपोर्ट करने का काम करते रहे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने समझौता किया है कि अगरतला शहर में, त्रिपुरा के अगरतला में नगर पालिका की बुनियादी संरचनाओं में सुधार के लिए जो डिज़ाइन पर बाकी खर्चे होंगे उसके लिए 3 मिलियन की परियोजना के तहत वित्त पोषण करेगा ADB। तो त्रिपुरा में जो अगरतला राजधानी है उसमें नगर पालिका की बुनियादी संरचनाओं में सुधार के लिए लोन एक तरीके से कौन देगा? ADB, 3 मिलियन का। इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने यहाँ पर समझौता किया है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया माने साउथ कोरिया। तो यहाँ पर समझौता हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड के तहत। EDCF लोन है, इसके तहत करीब 1495 करोड़ रुपए का लोन भारत यहाँ पे देगा साउथ कोरिया को, जिससे साउथ कोरिया हमारी हेल्प करेगा नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे जो बन रहा है प्रोजेक्ट, उसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाने के लिए। ठीक है, नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाने के लिए EDCF लोन भारत की तरफ से दिया गया है साउथ कोरिया या फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया को। ये यहाँ पे बात है। आगे है इंडिया और जर्मनी के बीच एग्रीमेंट हुआ है। एक मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जो हेड कर हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर एनलेना बेयरबॉक के बीच यहाँ पे 5 दिसंबर को इसमें ये हुआ है कि माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है। स्टडी, रिसर्च और वर्क के लिए इंडिया और जर्मनी एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं। साथ ही एक और समझौता हुआ है, इसके तहत जर्मनी ने कहा है कि करीब 1 बिलियन यूरोस भारत को मिलेंगे जर्मनी की तरफ से एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट के लिए। एनर्जी ट्रांजिशन शब्द बड़ा आजकल न्यूज़ में है। एनर्जी ट्रांजिशन का आशय क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन का आशय बस ये समझिए कि जो हमारे
कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे हम ट्रांजिशन करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, वहाँ से हम ट्रांजिशन करेंगे थर्मल एनर्जी और कोल एनर्जी से हम अलग जा करके इनको छोड़ते हुए अब हम जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पर डिपेंड जब होंगे, उसी को कहते हैं हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है उसके साथ समझौते कर रही है लगातार। होम मिनिस्ट्री इसमें काफ़ी दिनों से काम कर रही है। तो एक नवीनतम समझौता हुआ है जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट, जो कि मणिपुर का एक इंसर्जेंट ग्रुप था, उसके मणिपुर सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ है कि शांति व्यवस्था स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए किसके साथ समझौता हुआ है? मणिपुर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट के बीच 27 दिसंबर को। G7 कंट्रीज और वियतनाम के बीच समझौता हुआ है। G7 कंट्रीज वियतनाम को $15.5 अरब प्रदान करेंगी, जिससे कि वियतनाम जो है वही मैंने कहा एनर्जी ट्रांजिशन में जो है आगे आ सके, नवीकरणीय ऊर्जा तक अपनी पहुंच बना सके, पारंपरिक स्रोत जो हैं कोयला, गैस वगैरह, नेचुरल गैस, इन सबको छोड़ते हुए वियतनाम भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को अपनाए, उसके लिए $15.5 अरब प्रदान करने का समझौता किया गया है। उद्देश्य है कि वियतनाम भी जो है अपना नेट जीरो का टारगेट पूरा कर सके 2050 तक। हमारा जो कस्तूरी कॉटन है, कस्तूरी कॉटन ब्रांड जो है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए टेक्स प्रोसिल नामक कंपनी के साथ समझौता किया है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। कहाँ पे किया है? वाराणसी में किया है। इस वजह से ये थोड़ा सा और ज़्यादा जरूरी बन जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु और गूगल के बीच। गूगल प्रोजेक्ट वाणी के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग करेगा। प्रोजेक्ट वाणी क्या है? पूरे भारत के 773 जिलों में से भाषा के सैंपल्स एकत्र करना है, जिससे एक बहुत अच्छा काम करने वाला मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया जा सके। आप जानते हैं एआई जो है ह्यूमन बिहेवियर का यूज़ करता है और ह्यूमन बिहेवियर को इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। मतलब हर जिले का एसेंट जब तक नहीं होगा पूरी तरीके से मशीन के पास, तब तक एआई के जो कई सारे जो मेथड्स हैं, कई सारे मॉड्यूल्स हैं, मॉडल्स हैं, वो तैयार नहीं किए जा सकते, क्योंकि कमांड फिर नहीं ले पाएगी मशीन अगर एकदम सही सैंपल उसमें नहीं इंटीग्रेट किया जाएगा। समझ रहे बात को? मतलब कि अगर कानपुर का एसेंट अलग है, लखनऊ का अलग है, मेरठ का अलग है, मुजफ्फरनगर का अलग है और विंध्याचल में अलग है, तो इन सभी एसेंट को जब तक कैप्चर नहीं किया जाएगा तब तक एआई मॉडल नहीं तैयार हो सकता है ऐसा जो हमारे बोलने से काम करे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कानपुर की भाषा में तो समझ जाए मशीन या फिर गूगल, लेकिन जो है अन्य किसी एसेंट में नहीं समझ पा रहा है। इस वजह से सारे जिलों का भाषा का डेटा कलेक्ट करना जरूरी है, जिससे कि कमांड फिर कोई भी दे सके कैसी भी अपनी एसेंट में, उसे अपने एसेंट को ट्वीक ना करना पड़े। मतलब शुद्ध हिंदी बोले बिना भी अगर कनपुरिया भाषा में भी अगर आप मशीन को कमांड दें तो वो उसको ले सके, एक्सेप्ट कर सके। इस वजह से ये प्रोजेक्ट वाणी के तहत भाषा के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने सोशल अल्फा नामक एक स्टार्टअप के साथ समझौता किया है। एक स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क जो है स्थापित करना चाहता है इसरो। उसके तहत किसके साथ समझौता किया है? स्टार्टअप के साथ, सोशल अल्फा के साथ। तुमसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसरो ने किस स्टार्टअप के साथ समझौता किया है अपने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क के लिए। तो ये किया है सोशल अल्फा के साथ, सोशल अल्फा नामक स्टार्टअप के साथ। टाटा स्टील लिमिटेड ने हॉकी इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अगले साल जो हॉकी वर्ल्ड कप होना है, कहाँ पे होना है? भुवनेश्वर में, राउरकेला में, ओवरऑल ओडिशा में होना है। तो टाटा स्टील जो है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार यहाँ पे बन गया है। अपॉइंटमेंट सेक्शन पर आ जाते हैं। फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सुदान को यूपीएससी का एक मेंबर बनाया गया है। यूपीएससी में एक चेयरपर्सन होते हैं और 10 मेंबर हो सकते हैं, नॉट मोर देन 10 मेंबर होते हैं इसमें। प्रेजेंट में यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है? ये है श्री मनोज सोनी। श्री मनोज सोनी, नाम ध्यान रखिएगा इनका। आगे है सुंदर रमण राम मूर्ति, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं। आगे अपॉइंटमेंट है मिस्टर हंसराज गंगाराम अहिर का, वाराणसी माफ कीजिएगा महाराष्ट्र से, ये बन गए हैं चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और श्री इकबाल सिंह लालपुरा कौन है? ये चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के। मिस्टर के वी सुरेश कुमार भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको भाविनी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म, ये कालपक्कम तमिलनाडु में है, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अब कई बार ऐसा होगा के वी सुरेश से एसोसिएटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिंपली पूछ लेंगे कि जो भाविनी है, भाविनी का आशय भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मतलब किस स्टेट में है? तो उसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे शरत अचंता कमल और लियू शिवेन, ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने जो है इनको अपने एथलीट्स कमीशन में, दोनों को, मतलब ये लियू शिवेन को और शरत कमल अचंता को चेयरपर्सन बनाया। ये दोनों ही चेयरपर्सन बन गए हैं ITTF के एथलीट्स कमीशन के। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कमीशन में 2 अध्यक्ष हैं, पुरुष अध्यक्ष यानी कि शरत कमल अचंता और लियू शिवेन। लास्ट मंथ शरत कमल अचंता को एक काफ़ी कोविटेड स्पोर्ट्स का पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है आप कमेंट करके बताएंगे। B20 जो इंडिया की पहल है,
बिजनेस 20 हम लोग कह सकते हैं। G20 ग्रुप के अंतर्गत इंडिया ने B20 को जो है हेड किया है। बिजनेस 20 ये भारत का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें बिजनेस के संबंध में G20 ग्रुप्स की चर्चाएं होंगी। इसके जो हेड बनाए गए हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट बनाए गए हैं एन चंद्रशेखरन। ठीक है, B20 के चेयरपर्सन है या फिर हेड हैं या प्रेसिडेंट है एन चंद्रशेखरन। आगे है लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। अरविंद वालिया इंजीनियर इन चीफ बने हैं इंडियन आर्मी में, इंजीनियर इन चीफ। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ये फर्स्ट चांसलर बन गए हैं गति शक्ति यूनिवर्सिटी के। और वाइस चांसलर कौन बने हैं गति शक्ति यूनिवर्सिटी के? डॉक्टर मनोज चौधरी। आगे शमशेर सिंह ये बन गए हैं एमडी और सीईओ एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के। ये इतना जरूरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं अगर आप बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इसको हम छोड़ सकते हैं। आगे हैं सितवेनी राबुका, ये फिजी के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इनकी पार्टी का नाम है पीपल अलायंस पार्टी। राजीव लक्ष्मण करंदीकर ये बन गए पार्ट टाइम चेयरपर्सन नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया के। पार्ट टाइम यानी कि अंशकालिक, पूर्णकालिक चेयरपर्सन जब तक नहीं बन जाते हैं तब तक राजीव लक्ष्मण करंदीकर इसको हेड करेंगे। सुष्मिता शुक्ला ये फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम वाइस प्रेसिडेंट और सीओओ बनी है। ध्यान रखिएगा सीओओ है यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीईओ नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अनिल कुमार लाहौटी ये रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन और सीईओ बने हैं। क्लाउडिन गे ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन प्रेसिडेंट बनी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की थी ड्रिव फॉस्ट हार्वर्ड की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, ये बन गई हैं पहली ब्लैक वुमेन प्रेसिडेंट क्लाउडिन गे। आगे है भास्कर बाबू रामचंद्रन, ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बने हैं अध्यक्ष। इसमें स्टेट पीसेस वाला ज़्यादा जरूरी नहीं है, बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको देख सकते हैं। श्री संतोष कुमार यादव ये चेयरपर्सन बने हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के। गांजी कमला वी राव ये बन गई हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI। ये FSSAI के CEO बने हैं, ठीक है, मेल पर्सन है, माफ कीजिएगा। उसके बाद राजविंदर सिंह भाटी ये नए DGP बन गए हैं बिहार के। ठीक है, तो BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इसको। सर जेरमी फारर ये नए चीफ साइंटिस्ट बन गए हैं WHO के। श्री प्रसून जोशी ये ब्रांड एम्बेसडर बने उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर पहले अन्य व्यक्ति रह चुके हैं, अक्षय कुमार रह चुके हैं और ऋषभ पंत रह चुके हैं। प्रसून जोशी को भी उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मेघना एलावत ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। डीना बोलुआर्टे ये पेरू की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, पेरू की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट डीना बोलुआर्टे। इमरान ख्वाजा ये ICC के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। विराट कोहली ये नॉइस नामक एक ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जो कि स्मार्ट वॉच बनाती है। शाजी के वी ये नाबार्ड के चेयरपर्सन बने हैं। मिनेश सी शाह ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। श्री भूपेंद्र पटेल ये नए चीफ मिनिस्टर गुजरात के बने चुनाव होने के पश्चात। लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। आचार्य देवव्रत ने जो कि राज्यपाल हैं गुजरात के, इन्होंने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें शपथ दिलाई है। भाजपा की लगातार 7वीं जीत है गुजरात में और 182 सीटों में से 156 सीटें भाजपा ने यहाँ पर जीती थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है रिचर्ड वर्मा ये राज्य के प्रबंधन और संसाधन के उप सचिव बने हैं। कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेस। रिचर्ड वर्मा ये भारतीय मूल के ये बने हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ये प्रेसिडेंट बन गए हैं नई दिल्ली में जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है वहाँ के, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष बने हैं फॉर्मर जस्टिस हेमंत गुप्ता। PT उषा और विजय साई रेड्डी ये संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किए गए, नॉमिनेटेड टू द पैनल ऑफ वाइस स्पीकर्स इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर वाइस स्पीकर की जगह वाइस चेयरपर्सन उसको पढ़ेंगे। राज्यसभा की वेबसाइट पर दिया हुआ है कि जो पैनल होता है वाइस चेयरपर्सन यानी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी का हम लोग कह सकते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं। डिप्टी चेयरपर्सन है हरिवंश और जगदीप धनखड़ हमारे वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, पदेन सभापति पता है आपको। इनके पैनल में कुल मिलाकर 9 लोग हैं और उसमें PT उषा को भी शामिल किया गया था, तो ये काफ़ी न्यूज़ में आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही श्री विजय साई रेड्डी को भी शामिल किया गया था, इसमें 9 लोग हैं कुल मिलाकर। बोर्जाना क्रिस्टो ये बोस्निया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है, दिनेश कुमार शुक्ला ये चेयरपर्सन बने हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के। बॉबी किन्नर ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसलर या फिर पहले ट्रांसजेंडर पार्षद वहाँ पर बने थे। सिविक बॉडी इलेक्शंस जो हुए थे दिल्ली में, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के बॉबी किन्नर जो हैं ये बने थे सुल्तानपुर A वार्ड से फर्स्ट काउंसलर। सरगम कौशल को मिसिस वर्ल्ड का खिताब यहाँ पे दिया गया था लॉस वेगास में हुए कार्यक्रम में, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। तो मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता है सरगम कौशल ने।
इसके बाद लियो वराडकर ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हैं लियो वराडकर। ये पहले भी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के। आलोक सिंह ये हेड एयर इंडिया के बने हैं। सुखिंदर सिंह सुक्खू जो कि कांग्रेस से हैं, ये 15th चीफ मिनिस्टर बने हैं हिमाचल प्रदेश के। इनको किसने शपथ दिलाई थी? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। आगे है अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नायक। ये 3 मेंबर की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनाई थी बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर को ढूंढने के लिए, ठीक है। चीफ सिलेक्टर मतलब बीसीसीआई को मिल चुके हैं, तो ये कमेटी को अब ज़्यादा ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं हम लोग। एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड सबसे पहले है, यूनेस्को के द्वारा दिया गया था। रिनोवेशन प्रोजेक्ट जो था छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु म्यूजियम का कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन कैटेगरी में यूनेस्को के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। और भी कुछ चीज़ें हैं या फिर जो कह सकते हैं स्थापत्य भारत के जिनको चुना गया है, जैसे स्टेपवेल्स ऑफ गोलकांडा के जो बावड़ी या फिर जो सीढ़ीदार कुएं हैं हैदराबाद में, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन की कैटेगरी में। और दोमकांडा फोर्ट जो है तेलंगाना में और बाईकला स्टेशन जो है मुंबई का, इन दोनों को अवार्ड मिला है अवार्ड ऑफ मेरिट की कैटेगरी में। तो ये कुछ स्थापत्य या फिर जो जगह हैं उनको एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड मिला है यूनेस्को की तरफ से। ग्रेहा यानी कि ग्रीन एनर्जी रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट करके जो बॉडी है, इसका एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड आता है। ये इस बार मिला है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर बिल्डिंग को। तो भारत में जो ग्रीन बिल्डिंग्स है उनको सर्टिफिकेशन देता है ये ग्रेहा नामक एसोसिएशन या फिर हम लोग कह सकते हैं निकाय। तो ग्रेहा का एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मुख्यालय की बिल्डिंग को। आगे है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का दूसरा संस्करण, 53 आवर चैलेंज। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये अवार्ड देता है। तो इसमें डियर डायरी नामक शॉर्ट फिल्म को 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के दूसरे संस्करण में ये पुरस्कार मिला है, ठीक। 49वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये हॉलीवुड एक्ट्रेस निकोल किडमैन को मिला था अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की तरफ से। टैगोर लिटरेरी पुरस्कार 2021-22 जो आ गए हैं, इसमें सुदीप सेन को मिला है एंथ्रोपोसिन नामक उनकी बुक के लिए, क्लाइमेट चेंज कॉन्टेजियन एंड कंसोलेशन। शोभना कुमार को अ स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट नामक किताब के लिए मिला है। उसके बाद संजय के रॉय को आर्ट के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। 3 लोगों को ये पुरस्कार मिले हैं। आगे है पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, ये पेटा का मिला है सोनाक्षी सिन्हा को। उसके बाद KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड, ये गौरी अम्मा फाउंडेशन की तरफ से एलिडा गोवेरा को मिला है जो कि क्यूबा की एक सोशल एक्टिविस्ट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में आप जानते हैं कि 22 भाषाएं जो हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो हैं, उसके अलावा इंग्लिश में जो कह सकते हैं कि उत्कृष्ट कार्य होते हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन हमें सभी भाषाओं के अवार्ड ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम ध्यान रखेंगे हिंदी के बारे में, संस्कृत के बारे में, इंग्लिश के बारे में और उर्दू के बारे में, क्योंकि यही पूछे जाते हैं हमेशा। तो बद्रीनारायण की हिंदी की कविता है तुमड़ी के शब्द, इसे पुरस्कार मिला है हिंदी कैटेगरी में। अनुराधा रॉय की जो बुक है अंग्रेजी में ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, उसके लिए मिला है। अनीश अशफाक की उर्दू की उपन्यास है ख्वाब सराब, उसे मिला है। और जनार्दन प्रसाद पांडे की जो संस्कृत की कविता है दीप माणिक्यम, उसे मिला है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। बंगाली में अवार्ड बाद में अनाउंस किया जाएगा, जब अनाउंस किया जाएगा तो हम देख लेंगे उसे। उसके बाद जॉन ओबोशवान अवार्ड, ये राणा अयूब को मिला है। अमेरिका के सर्वोच्च प्रेस फ्रीडम अवार्ड में ये माना जाता है, मतलब प्रेस स्वतंत्रता के लिए अमेरिका के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये। और पहली भारतीय महिला है राणा अयूब, पत्रकार हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। गांधी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के द्वारा श्री श्री रविशंकर को गांधी पीस पिलग्रिमेज प्राइज मिला है 2022 का, ध्यान रख सकते हैं। डॉन अवार्ड ये स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम के द्वारा मिला है एशले बार्टी को दूसरी बार। फर्स्ट रोहिणी नैयर पुरस्कार ये नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी के द्वारा ये दिया गया था सेतिकेरम संगतम को, जो कि नागालैंड से हैं। इनका एक एनजीओ चलता है बेटर लाइफ फाउंडेशन और कई सारे किसानों की आय बढ़ाने में इन्होंने नागालैंड में मदद की है। आगे है लोकल अडैप्शन चैंपियंस अवार्ड, ये ग्लोबल सेंटर फॉर अडॉप्शन के द्वारा दिया गया है। इसमें कई सारे कैटेगरीज हैं। तो मिला है रंगमती हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को समावेशी नेतृत्व की श्रेणी में। स्वयं शिक्षण प्रयोग नामक एनजीओ है, इसको क्षमता और ज्ञान श्रेणी में। कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी फोरम जो नेपाल में काम करता है, उसको स्थानीय नवाचार की श्रेणी में मिला है, ठीक है। तो COP 27 जो हुई थी शर्मल शेख में, अवार्ड यहाँ पर अनाउंस किए गए थे। तो लोकल एडॉप्शन अवार्ड में जो भारत की तरफ से जैसे स्वयं शिक्षण प्रयोग नामक एनजीओ है, उसके अलावा एडॉप्शन कंसोर्टियम में जो है रंगमती हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को मिला है, इसको ध्यान रख सकते हैं बस। आगे है विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022, विन फ्यूचर प्राइज काउंसिल के द्वारा प्रोफेसर प्रदीप थलप्पिल को मिला है। इसके बाद BWF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, चूंकि अब BWF के अवार्ड आ जाते हैं साल के एंड होने पर, तो ये मिला है विक्टर एक्सेल्सन को
पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर, अकाने यामागुची को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर, और मनीषा रामदास को महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर, और डाइकी काजीवारा जो कि जापान से हैं पुरुष पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर। तो बैडमिंटन के सर्वोच्च अवार्ड माने जाते हैं ये BWF के, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। मनीषा रामदास का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार बेथ मीड को मिला है BBC की तरफ से। मिस अर्थ का पुरस्कार 2022 का ये मीना शू शोई को मिला है जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। और मिस अर्थ वाटर पुरस्कार नदीन अयूब को मिला है फिलिस्तीन से। मिस फायर का पुरस्कार एंड्रिया एग्विलेरा को मिला है। मिस एयर का पुरस्कार शेरडॉन मॉर्टलॉक को मिला है। हमेशा मिस अर्थ वाला ज़्यादा जरूरी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मीना शो शोई को मिला है जो कि साउथ कोरिया से हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 का प्लैटिनम आइकन पुरस्कार। प्लैटिनम आइकन पुरस्कार मिला है स्मार्ट सिटी मिशन को। स्मार्ट सिटी मिशन को डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पायरिंग सिटीज थ्रू डेटा नामक कैटेगरी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। आगे है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार। इसको ग्लोबल बैंकिंग समिट में दिया गया था। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार हम लोग कह सकते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में दिए जाने वाला ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं इसको। ये कैनरा बैंक को मिला है, बड़ा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल बैंकिंग समिट हुई थी लंदन में, वहाँ पर कैनरा बैंक को बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार, तो शिल्प गुरु पुरस्कार मोहम्मद यूसुफ खत्री को मिला था। और कई सारे हम लोग कह सकते हैं नेशनल अवार्ड दिए गए थे 2017, 2018, 2019 के लिए करीब 78 शिल्पकारों को, जिसमें 36 महिलाएं शामिल हैं। तो शिल्प गुरु पुरस्कार जो है 2017 की इसको मिला है मोहम्मद यूसुफ खत्री को, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे है ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री पुरस्कार। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर अवार्ड वीना नायर को मिला था फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग। ठीक है, मेलबर्न की वीना नायर हैं, ये वहाँ के व्यू बैंक कॉलेज में पढ़ाती हैं। इनको एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का पुरस्कार मिला है। एकलव्य पुरस्कार ये स्वाति सिंह को मिला है, ये साइकिलिस्ट हैं। इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश की भी एक साहित्य अकादमी है, उन्होंने मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है आशुतोष राणा के उपन्यास को। आशुतोष राणा का जो उपन्यास है रामराज, उसे ये पुरस्कार मिला है। आगे जमनालाल बजाज पुरस्कार जमनालाल बजाज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नीलेश देसाई को रचनात्मक निर्माण कार्यों के लिए, मनसुख भाई प्रजापति को विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लिए, डॉक्टर आगे ओगिरत यूनान को जो कि लेबनान से हैं, और डॉक्टर वालिद सल्याबी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रचार के लिए, सोफिया शेख महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए। ये सब अवार्डीज हैं जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 के। ठीक, इसके बाद ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये पुरस्कार प्रिंसेस रॉयल की तरफ से दिया जाता है ब्रिटेन में। मोहन मनसिगानी को मिला है जो कि भारतीय मूल के हैं। उनका एक वहाँ पे ट्रस्ट काम करता है सेंट जॉन एम्बुलेंस करके, इंग्लैंड में हेल्थ रिस्पॉन्स चैरिटी के रूप में वहाँ पे काम करता है। उसके लिए इन्हें मिला है द रॉयल प्रिंसेस का मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सदस्य बनाया गया है एमा राडुकानु को, जो कि वहाँ की प्लेयर हैं। इंग्लैंड की किंग चार्ल्स तृतीय की तरफ से ये मिला है पुरस्कार इन्हें। टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ये फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ से मिला है। सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर, अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, श्रेय कादियान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, और ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है टर्फ 2022 इंडिया अवार्ड्स की तरफ से। ठीक, और शॉर्ट पुरस्कार ये ब्रिटेन के प्रिंस विलियम के द्वारा दिया गया है भारतीय स्टार्टअप खेती को। कुवेम्पु पुरस्कार ये तमिल पोएट वी अन्नामलाई, जिनको इमायम के नाम से जाना जाता है वहाँ पे, उन्हें मिला है। उसके बाद प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये मिला है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से कृष्णा वाविलाला को। इसे अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। कृष्णा वाविलाला ये फाउंडर और चेयरपर्सन है फाउंडेशन ऑफ इंडियन स्टडीज़ के वहाँ पे अमेरिका में। पद्म भूषण ये इंडियन एम्बेसडर टू अमेरिका तरनजीत सिंह संधू की तरफ से दिया गया था सीईओ सुंदर पिच्चई को। पद्म भूषण ये इनको मिल चुका है, ये ऑफिशियली हैंडओवर किया था इन्होंने अभी हाल में, साल की शुरुआत में अनाउंस कर दिया गया था इनको, लेकिन अभी इन्हें दिया गया ऑफिशियली। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज अवार्ड 2022 ये कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड्स में दिया जाता है। शेखर पाठक द्वारा हिंदी भाषा में किताब लिखी गई थी, उसको मनीषा चौधरी ने अंग्रेजी में अनुदित किया था। द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री के नाम से इस किताब को मिला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड ये मिला है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल की तरफ से SS राजामौली को। ठीक है,
उसके बाद वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से मिला है। महिलाओं में मैक्लॉगनिन लेब्रॉन को, बाधा दौड़ से संबंधित है ये, हाइडल रनर है अमेरिका से। पुरुषों में मोंडो डुप्लांटिस को मिला है, ये पोल वॉल्टर है स्वीडन से। इसके बाद कुछ एसेसरी अवार्ड्स हैं, जैसे कि विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार डोना फ्रेजर को मिला है। वर्ल्ड एथलेटिक्स फोटोग्राफ ऑफ द ईयर का पुरस्कार मार्टिन रिकेट को मिला है। अब ये दोनों जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये महिलाओं में मैक्लॉगनिन लेब्रॉन को, जो कि बाधा दौड़ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से संबंधित है अमेरिका से, और पुरुषों में मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के, ये पॉल वॉल्टर हैं। इसके बाद तपेदिक नियंत्रण, संचार और समाज में गतिशीलता में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के पुरस्कार मेघालय को दिया गया है। आगे है 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू को मिला था। बाकी अवार्ड्स भी लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू को पुरस्कार मिला था चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। आगे है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार टाइम मैगजीन के द्वारा दिया गया है कई सारे लोगों को। व्लादिमीर जेलेंस्की को, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, मतलब यूक्रेन के लोगों को। उसके अलावा ईरान की महिलाओं को टाइम हीरोज ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। के पॉप बैंड ब्लैक पिंक टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। एक्चुअली टाइम पर्सन ऑफ द ईयर खाली आपको ध्यान रखना जरूरी है, जैसे व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन है, ये टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर है। ईरान की महिलाएं टाइम हीरोज ऑफ द ईयर है। के पॉप बैंड टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर है। एरोन जज टाइम एथलीट ऑफ द ईयर है। मिशेल यो ये टाइम आइकॉन ऑफ द ईयर है। ग्रेगरी रॉबिन्सन ये और इनोवेटर ऑफ द ईयर है। तो इस 7 पुरस्कारों में सबसे जरूरी आपका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 2021 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला था एलॉन मस्क को, और एकमात्र पर्सन जो अभी तक टाइम्स के पर्सन ऑफ द ईयर भारत की तरफ से बनाए गए हैं वो श्री महात्मा गांधी थे। अपने राज्य में गुड गवर्नेंस अवार्ड की शुरुआत की है हरियाणा ने, बस ध्यान रखिएगा कि हरियाणा सरकार ऐसी है जो गुड गवर्नेंस अवार्ड यहाँ पे देगी अपने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को और राज्य स्तर पे। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर में इगा स्वेटेक जो है पोलैंड से, इन्हें वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है। ठीक, अब आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर पर। बुक्स एंड ऑथर में ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये किताब लिखी है विक्रम संपत ने। फोक्स इन द रॉड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये सी रंगराजन जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के 19वें गवर्नर थे, उनकी किताब है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको स्टार लगा लीजिए, ये जरूर एग्जाम में पूछी जा सकती है। फोक्स इन द रोड, आपको एग्जाम में जो है पूरा हिंट नहीं देते हैं, ये वाला नहीं बताएंगे, आपसे कहेंगे फोक्स इन द रोड किताब किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए सी रंगराजन की। उसके बाद द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम, ये मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की वाइफ की किताब है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछी जा सकती है। ब्लैक रिवर की किताब नीलांजना S रॉय की किताब है। इंपॉर्टेंट डे डेट्स थीम देख लेते हैं। सबसे पहले रेड प्लैनेट डे 28 नवंबर को मनाया जाता है। रेड प्लैनेट डे किससे संबंधित है? ऑब्वियसली मार्स से। ठीक, उसके बाद वर्ल्ड एड्स डे, ये 1 दिसंबर को होता है। विषय है इक्वलाइज, ठीक है, थीम है इक्वलाइज। BSF फाउंडेशन डे 1 दिसंबर को होता है। ड्यूटी टिल लाइफ यानी कि जीवन पर्यंत कर्तव्य, BSF का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, ये 2 दिसंबर को ही होता है। इसके बाद से हम देखेंगे असम दिवस, ये 2 दिसंबर को मनाया गया था। असम डे वॉज सेलिब्रेटेड इन दिल्ली विद स्कॉलर्स हाईलाइटिंग द रोल ऑफ अहोम किंग सुकाफा द ग्रेट यूनिफायर। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज़, ये 3 दिसंबर को होता है। इस बार इस अवसर पर महाराष्ट्र में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक अलग दिव्यांग विभाग गठित किया है और महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर एक दिव्यांग विभाग भी है। WHO द्वारा 2 दिसंबर को ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये भी जारी की गई थी। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज़ की कुछ खास बातें हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती, ये 3 दिसंबर को होती है। इनका जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था? BPSC के एस्पिरेंट जल्दी से कमेंट करके बताइए। इंडियन नेवी दिवस, ये 4 दिसंबर को होता है। गोल्डन विक्ट्री ईयर इस बार इसकी थीम थी। नेवी दिवस हर साल हम लोग मनाते हैं। 1971 में जो इंडो पाक वार हुआ था उसमें जो ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था उसको हम लोग याद करते हैं। इंटरनेशनल चीता दिवस होता है 4 दिसंबर को। इंटरनेशनल बैंक डे होता है 4 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को होता है। सॉइल वेयर फूड बिगिन्स इस बार थीम थी। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये 5 दिसंबर को होता है। सॉलिडारिटी थ्रू वॉलंटियरिंग इस बार थीम थी। पराक्रम दिवस 5 दिसंबर को होता है। 51वां भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस, ये 6 दिसंबर को मनाया गया था। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ये 7 दिसंबर को होता है। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, ये 7 दिसंबर को होता है।
बलदेव सिंह कमेटी बनाई गई थी और फ्लैग डे फंड को इस्टेब्लिश किया गया था। तो बलदेव सिंह कमेटी किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। सार्क चार्टर डे 8 दिसंबर को होता है। 1985 में सार्क समूह के प्रथम शिखर सम्मेलन जो कि ढाका में हुआ था, इसमें सार्क चार्टर को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। और प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका सरकार प्रमुख आए थे यहाँ पे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ये 10 दिसंबर को होता है। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल इस बार थीम थी। यूनिसेफ डे ये 11 दिसंबर को होता है। हेल्प चिल्ड्रन टू रिकवर इस बार थीम थी। और इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को होता है। विमेन मूव माउंटेन इस बार थीम थी। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये 12 दिसंबर को होता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये होता है 14 दिसंबर को। इस बार नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर में मुख्य अतिथि थी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। और इस समारोह में ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल यात्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया था। विजय दिवस 16 दिसंबर को होता है। 1971 के पाकिस्तान के युद्ध के भारत की विजय का प्रतीक है। नए बांग्लादेश का नवनिर्माण हुआ था। देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ पे खोला गया है, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में, आम जनता के लिए। और इस म्यूजियम में देश का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा इन्फेंट्री म्यूजियम है। इसमें 1747 से लेकर 2020 तक के हमारी इन्फेंट्री के इतिहास को कवर किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे है, ये 18 दिसंबर को होता है। थीम है इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को होता है। 1961 में 19 दिसंबर में ऑपरेशन विजय अभियान चला करके गोवा, दमन और दीव को पोर्टुगीज के रूल से मुक्त किया गया था। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे ये 20 दिसंबर को होता है। मैथमेटिक्स डे ये 22 दिसंबर को होता है। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का ये बर्थ एनिवर्सरी होती है। उसके बाद नेशनल फार्मर्स डे ये 23 दिसंबर को होता है। चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर्स डे ये 24 दिसंबर को होता है। और गुड गवर्नेंस डे ये 25 दिसंबर को होता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर ही मनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 9 जनवरी 2022 को अनाउंस किया था कि 2022 में ही 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र हैं उनकी श्रद्धांजलि में मनाया जाता है। क्या आप उन 4 पुत्रों के नाम कमेंट करके बता सकते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस यानी कि इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे 27 दिसंबर को होता है। 7 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा था कि 27 दिसंबर को हर वर्ष बनाया जाएगा इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। ऑब्वियसली एपिडेमिक यानी कोरोना के बाद से हमने इसको मनाना शुरू किया है। अब डिफेंस करंट अफेयर देख लेंगे हम लोग। डिफेंस करंट अफेयर में सबसे पहले जॉइंट एक्सरसाइज अग्निवारियर देवलाली महाराष्ट्र में ये हुआ था भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच। हरिमो शक्ति ये मलेशिया में इस बार हुआ है। पिछला संस्करण भारत में हुआ था। तो ये 2012 से आयोजित हो रहा है। हरिमो शक्ति भारत मलेशिया की सेना के साथ करता है। ये सुदर्शन प्रहार नामक अभ्यास ये हुआ था राजस्थान में। ये भारतीय सेना का अपना इंटरनल अभ्यास था। ठीक, उसके बाद 39वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती यानी कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल ये हुआ था अब पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। भारत और इंडोनेशिया का, भारत थाईलैंड का कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल नामक अभ्यास होता है। ये हर साल लगभग इन्हीं दिनों ठंडियों में होता है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत जो है INS करमुक शामिल हुआ था इंडोनेशिया के बेलावन में जो है ये गया था अभ्यास में या कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल में भाग लेने। आगे है अभ्यास एक्सरसाइज संचार बोध। एक्सरसाइज संचार बोध ये पंजाब में हुई थी। सेकंड कोर के तहत भारतीय बख्तरबंद डिवीज़न जिसे ब्लैक एलिफेंट या ऐरावत डिवीज़न कहा जाता है, उन्होंने ये अभ्यास का आयोजन किया था। तो ये भारत का इंटरनल अभ्यास था। ये किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हमने नहीं किया था, या फिर हम कह सकते हैं बायलिटरल एक्सरसाइज ये नहीं थी। विशेष बल अभ्यास ये संगम ये गोवा में हुआ था। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना सील्स के बीच ये हुआ था। इसके बाद ये हमारा 16वां संस्करण हुआ था सूर्य किरण का। ये नेपाल आर्मी स्कूल सलझंडी नेपाल में हुआ था। ये साल में 2 बार होता है, एक बार भारत में होता है मई में करीब, और फिर जो है नेपाल में होता है। इस तरीके से ये चलता रहता है। ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि सूर्य किरण किसके साथ हम लोग करते हैं, नेपाल के साथ। आगे है छठा भारत कजाकिस्तान संयुक्त अभ्यास काजिंद हुआ था ये उमरोई मेघालय में। कजाकिस्तान के साथ पहले हम लोग प्रबल दोस्ती के नाम से अभ्यास करते थे, लेकिन अब ये इसका नाम बदल करके काजिंद कर दिया गया है। ज़्यादा डिटेल की इसमें भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भारत जापान का जो वीर गार्जियन होता है, जैसे धर्म गार्जियन नाम से भी भारत जापान करते थे, अब इस बार वीर गार्जियन नाम से ये हयाकुरी एयरपोर्ट और इरुमा एयरपोर्ट जापान में एक्सरसाइज हुई थी। भारतीय वायुसेना यहाँ पर गई थी पार्टिसिपेट करने। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन ये चेन्नई में जो है इसको कमीशन कर दिया गया है। ये आपके एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन या फिर MK3 हेलीकॉप्टर्स किसने डिज़ाइन किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वागीर पर।
इंडियन नेवी की जो ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, पनडुब्बी है, 5th, ये मुंबई में इसका जलावतरण किया गया। कलवरी क्लास की सबमरीन है, इसका नाम है वागीर। फ्रांस के सहयोग से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मुंबई में इसको जो है बनाया है, मतलब फ्रांस के सहयोग से बनाया है, मुंबई में इसका जलावतरण किया गया। भारत की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला, अर्नाला का जलावतरण भी कहाँ पे किया गया? कट्टुपल्ली, चेन्नई में। तो ये फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है इंडियन नेवी का। इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमान के निर्माण की घोषणा की है जापान ने। ठीक है, जापान ने वर्ष 2035 तक ब्रिटेन और इटली के साथ मिलकर नेक्स्ट जेन लड़ाकू विमान के निर्माण की घोषणा की है। इसके बाद भारतीय सेना को बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय प्राप्त हुई है। ये आपकी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, इसका नाम है प्रलय। ये 150 से 500 किलोमीटर तक का लक्ष्य भेज सकती है। DRDO ने ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में इसका परीक्षण किया है इस बार दिसंबर में। एडवांस्ड स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट B-21 रेडर, ये अमेरिका ने लॉन्च किया है और ये छुप करके बम वर्षा करने वाला एक विमान है। ठीक, इसके बाद फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू ये हुआ था कॉक्स बाजार, बांग्लादेश में। बांग्लादेश द्वारा आयोजित किया गया पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था। इसमें भारत भी गया था अपनी फ्लीट लेकर के। भारतीय सेना के 3 युद्धपोत इसमें शामिल हुए थे, INS कोच्चि एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट INS कावरत्ती और अपतटीय गश्ती पोत सुमेधा। तो कौन कौन से जहाज गए थे? INS कावरत्ती और INS सुमेधा, और यहाँ पे गया था INS कोच्चि। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है 4 अमेरिकी सैनिकों ने भारत की दूसरी सबसे ऊंची हिमालय चोटी नंदा देवी की चढ़ाई की थी। तो यहाँ पर युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करने आए थे US के ऑफिसर्स। तो यहाँ पर 4 ऐसे ऑफिसर्स ने युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करते समय नंदा देवी की चढ़ाई यहाँ पर की थी। ठीक, उसके बाद केप टू रियो रेस, ये साउथ अफ्रीका ने ऑर्गेनाइज की थी। इसमें भारत की तरफ से भाग लिया था INSV तार्डी ने। ये केप टू रियो रेस एक तरीके से केप टाउन से रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील तक की रेस है, जो कि 2 जनवरी 2023 को होगी। इसमें INSV तारिणी जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। साइंस एंड टेक करंट अफेयर अब देखेंगे। साइंस टेक में हमने आपको बताया अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, इसका परीक्षण किया गया था। इसकी रेंज जो है ये करीब 5000 किलोमीटर तक है। भारत का पहला निजी अंतरिक्ष यान लॉन्च पैड, यानी इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट जो है, इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन सेंटर, आंध्र प्रदेश से। चेन्नई बेस्ड एक टेक स्टार्टअप है, स्पेस टेक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। इसने इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च पैड को यहाँ पे दिखाया था। ये लॉन्च पैड के 2 हिस्से, अग्निकुल लॉन्च पैड और अग्निकुल मिशन कंट्रोल सेंटर। अग्निकुल कॉस्मोस जो है अग्निबाण रॉकेट को इससे लॉन्च करेगा। ओरियन स्पेसक्राफ्ट नासा ने टेस्ट किया है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट नासा के आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है। चंद्रमा की कक्षा में 26 नवंबर 2022 को सफलतापूर्वक इसने प्रवेश कर लिया है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट में मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाने और वापस पृथ्वी पर लाने के लिए यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा। नासा का ये मिशन है, कुल मिलाकर अमेरिका का मिशन है ओरियन। इसके बाद इक्वेलियस नाम का ये एक विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बनाया गया जो कि भाप से चलता है। जाक्सा ने बनाया है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने स्टीम से चलने वाला ये विमान बनाया है। स्क्रैमजेट इंजन का हॉट टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किया गया था तमिलनाडु में। इंडिया का जो सारस रेडियो टेलीस्कोप है, इसको कर्नाटक में जो है दांडी गानाहाली झील और शरावती में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इंडिया का रेडियो टेलीस्कोप है, इसका नाम है सारस। सारस का यहाँ पे फुल फॉर्म है शेप्ड एंटीना मेजरमेंट ऑफ द बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम। ये इंडिजिनसली डिजाइंड और डेवलप्ड है रेडियो टेलीस्कोप, इसको यहाँ पे अनाउंस किया गया है नॉर्दर्न कर्नाटका में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित पहला चंद्रमा बेस, फर्स्ट मून बेस पावर्ड बाय न्यूक्लियर पावर, ये चाइना ने डेवलप किया करने की घोषणा की है। ठीक है, अभी किया नहीं है। वर्ष 2028 तक परमाणु ऊर्जा संचालित पहला चंद्रमा बेस बनाने की तैयारी में है चाइना। जापान की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप आई स्पेस नामक कंपनी ने वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है फ्लोरिडा में। हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया था इसरो के द्वारा। इसरो और JSSIC ने हाइपरसोनिक व्हीकल को सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट किया है। विश्व का पहला हाइड्रोजन रन विमान इंजन का परीक्षण किया गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन रन एयरक्राफ्ट इंजन, मतलब हाइड्रोजन से चलने वाला विमान इंजन का परीक्षण किया गया है। ईजी जेट नामक एयरलाइन जो है और एक एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर रॉयल्स रॉयस जो है, उसने ये हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन को परीक्षण किया है। इसके बारे में और भी हम देखेंगे डिटेल MCQ में।
ऑस्ट्रेलिया की STEM सुपरस्टार्स में 3 इंडियन ओरिजिन विमेन साइंटिस्ट को शामिल किया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की पहल है जिसके तहत वो जेंडर्ड स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना चाहते हैं सोसाइटी में साइंटिस्ट के बारे में। तो उन्होंने एक ये STEM सुपरस्टार नामक एक मतलब इनिशिएटिव शुरू किया है। इसमें 3 भारतीय मूल की साइंटिस्ट को शामिल किया गया है। उनके नाम है नीलिमा कादियाला, डॉक्टर एना बाबू रामानी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। अरब निर्मित पहले चंद्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण फ्लोरिडा से किया गया है। अप्रैल 2023 के आसपास चंद्रमा तक पहुंचेगा। संयुक्त अरब अमीरात का ये पहला चंद्रयान है राशिद। इसका नाम राशिद है, ध्यान रखिएगा। राशिद को हाकुतो आर लैंडर से जो है लॉन्च किया गया था, जो कि जापानीज कंपनी आईस्पेस जो है उसने बनाया था। चंद्रयान 3 के बारे में भारत में अपडेट ये है कि चंद्रयान 3 मिशन में इसरो अमेरिका के वैज्ञानिकों के उपकरणों को यानी कि अमेरिकन साइंटिस्ट इक्विपमेंट्स को स्पेस में भेजेगा। चंद्रयान 3 से भारत ने संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन के लिए जापान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो चंद्रयान 3 में भारत सहयोग किसका लेगा? जापान का। पानी के सर्वेक्षण के लिए एक मिशन स्वोट इंटरनेशनल मिशन फॉर सर्वे ऑफ वाटर, ये वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस्ड कैलिफोर्निया से इसको लॉन्च किया गया था। नासा और फ्रांस का एक संयुक्त मिशन है। इसमें कुल मिलाकर जितना भी पानी है अर्थ में उसको ट्रैक करने के लिए फॉल्कन 9 रॉकेट से एक सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन लॉन्च किया गया है। कुल मिलाकर पृथ्वी पर जितना पानी उपलब्ध है उसको पूरी तरीके से ट्रैक करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया है स्वोट, जो कि फ्रांस का और नासा का संयुक्त मिशन है। ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा 1, ये तमिलनाडु कोस्ट में इसका सफल परीक्षण किया था। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने ये सिंधुजा 1 बनाया। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि समुद्री तरंगों से ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न कर सकता है और सिंधुजा 1 वर्तमान में 100 वाट बिजली उत्पादन कर सकता है। चाइना पहला कंट्री बन गया है जिसका एक फुली इक्विप्ड स्पेस स्टेशन है। चीन ने अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन तैयार किया है जिसका नाम तियांगयोंग है। मैंडरिन में तियांगयोंग का अर्थ होता है स्वर्ग का महल। अंतरिक्ष स्टेशन चलाने वाला चीन दुनिया का तीसरा देश बन गया है और अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरिक्ष यान सेंजो 15 या डिवाइन वीजल या लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। तो ओवरऑल चाइना जो है 3rd कंट्री है जिसके पास स्पेस स्टेशन है और पूरी तरीके से इक्विप्ड स्पेस स्टेशन किसके पास है? चाइना के पास। विश्व का पहला 6ठी पीढ़ी का B-21 रेडर परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर जहाज ये कैलिफोर्निया US में लॉन्च किया गया है US के द्वारा। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, ये थोड़ा सा डिटेल पे है। उसके बाद मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान ये 2024 में होगा। पहले 2022 टारगेट था, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2024 के अंतिम तिमाही में ही हम लोग इसको देख सकते हैं साकार होते हुए। कृत्रिम हृदय, ये IIT कानपुर के शोधकर्ता जनवरी 2022 से प्रयास कर रहे थे। फाइनली एक बहुत कम लागत वाला कृत्रिम हृदय तैयार कर लिया है IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने और अब हमको कृत्रिम हृदय इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। कृत्रिम हृदय जो कि सबसे पहले जो बना था उसका नाम जार्विक 7 है, नाम ध्यान रखिएगा। अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ पे किया गया था? ओडिशा में। तो ये कुछ हो गए साइंस टेक के करंट अफेयर। अब आ जाते हैं ऑब्जरीज पर। ऑब्जरीज में सबसे पहले ग्रांट वॉल, ये अमेरिका के स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे। अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच विश्व कप मैच को कवर करने के दौरान इनका निधन हुआ। 8वीं बार ये विश्व कप को कवर करने आ रहे थे, तो काफ़ी एक वेटरन पत्रकार थे, अमेरिका के नहीं रहे। योगिंदर के अलग या फिर वाई के अलग फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और इकोनॉमिस्ट थे। योगिंदर के अलग समिति जो है बनी थी, इसने विशेष रूप से पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर गरीबी रेखा की सिफारिश की थी। वाई के अलग कमेटी के संबंध में सवाल आया था जो आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं UPPSC के 2020 पेपर में, माफ़ कीजिएगा 2018 के पेपर में। ठीक, उसके बाद जनरल मिरोस्लाव हेमरजेविस्की, ये पोलैंड के ओनली कॉस्मोनॉट थे, ये नहीं रहे। 126 बार इन्होंने ग्लोब का चक्कर लगाया था। भैरव सिंह राठौड़, ये हीरो कहे जाते हैं इंडो पाक वार 1971 के, ये नहीं रहे। अबिगैल कवानकोवा, ये हवाई की लास्ट प्रिंसेस थी, ये नहीं रही। उसके बाद जियांग जेमिन ये चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ये नहीं रहे। विक्रम S किर्लोस्कर, ये टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरपर्सन थे, ये नहीं रहे। अब आ जाते हैं स्कीम्स कैंपेन पर। सबसे पहले केंद्र सरकार की योजनाओं, समितियों और अभियानों के बारे में बात करेंगे, फिर राज्य स्तर के समितियों, अभियानों, योजनाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नई चेतना अभियान, ये रूरल मिनिस्ट्री का है। इसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस पर आधारित ये है। इसका उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विशेष रूप से ग्रामीण भारत की महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा के बारे में बताना, उन्हें इसके बारे में संवेदनशील बनाना और लिंग आधारित हिंसा से महिलाओं को ऐसी स्थितियों से निपटने में सहायता करना नई चेतना अभियान का उद्देश्य है। तो नई चेतना अभियान के बारे में जैसे आपसे पूछेंगे एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि एसोसिएटेड विद व्हाट, तो इसका आंसर हो जाएगा जेंडर बेस्ड वायलेंस, ऑप्शन नंबर C। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है सेफ्टी अगेंस्ट
वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये सेव अभियान है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट का और यूनिसेफ का इसमें सहयोग है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? अलवर राजस्थान से, ये ध्यान रखिएगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं को आगे बढ़ाना है, जैसे कि शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। तो सेव अभियान है बेसिकली चिल्ड्रन सेंट्रिक अभियान है। सुप्रीम कोर्ट परिसर की एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए एक समिति बनाई है हमारे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में। मतलब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में डिसेबल्ड पर्सन्स को कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या सुप्रीम कोर्ट फिजिकली और फाइनेंशियली एक्सेसिबल है कि नहीं, इसकी समीक्षा करने के लिए सीजेआई ने कमेटी बनाई है एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में। ठीक, उसके बाद जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव, ये साउथ अफ्रीका और केन्या का है। इसमें साउथ अफ्रीका और केन्या ने ये कहा है कि किस तरीके से समावेशी तरीके से प्लास्टिक प्रदूषण से निपटा जा सकता है, उसके लिए ये अभियान है जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव का उद्देश्य है कि साउथ अफ्रीका में और केन्या में प्लास्टिक पोल्यूशन को कम किया जाए और इस तरीके से प्लास्टिक और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एलिमिनेट किया जाए कि जो भी हितधारक हैं, जो प्रेजेंट में इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं या फिर इसके उद्योग से जुड़े हैं, उनको एकदम से कोई प्रतिकूल प्रभाव या फिर हानि ना हो। ठीक है, मतलब ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ हो। उसके बाद एम्बिशियस रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट, ये एमएसएमई मिनिस्ट्री का है। इसमें केवीआईसी ने देश के 7 राज्यों में रीहैब नामक परियोजना को यहाँ पे चलाया है। तो केवीआईसी रीहैब प्रोजेक्ट चला रहा है 7 राज्यों में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा में, जहाँ पर एलिफेंट्स की जनसंख्या देखने को मिलती है। तो ह्यूमन अटैक्स जो एलिफेंट कर देते हैं कभी कभी, उनको रोका जा सके हनी बीज के माध्यम से, मधुमक्खियों का उपयोग करके। जैसे मेघालय ने, आपको याद होगा, प्रोजेक्ट चलाया था ऑपरेशन बी करके। तो मतलब हाथियों को वहाँ पर दूर रखा जाता था रेलवे ट्रैक से मधुमक्खियों की आवाज़ निकाल करके। तो वैसा ही कुछ प्रोजेक्ट है केवीआईसी का रीहैब प्रोजेक्ट, हाथियों को बचाने के लिए है। हनी बीज का प्रयोग करके उनको ह्यूमन सेटलमेंट के करीब आने से रोका जाता है। आगे है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.जे. वजीफदार की अध्यक्षता में कॉरपोरेट अधिग्रहण नियमों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। कॉरपोरेट अधिग्रहण, आप जानते हैं, कंपनी दूसरी कंपनी को अधिग्रहित कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। तो कॉरपोरेट टेक ओवर्स में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इंटरनेशनल तौर पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कॉरपोरेट टेक ओवर्स की, उनको फॉलो की जाए, लागू किया जाए। इस वजह से नियमों की समीक्षा के लिए एस वजीफदार कमेटी बनाई गई है। टेक ओवर कोड जो है उसको आखिरी बार अच्युतन कमेटी ने जो है स्टडी किया था 2009 में, और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती समिति की सिफारिश पर 1997 में संशोधन इसमें किया गया था। तो कॉरपोरेट अधिग्रहण पर आखिरी बार समीक्षा हुई थी 2009 में, और सेबी द्वारा 2011 में ये टेक ओवर कोड में संशोधन किया गया था। अब संशोधन होगा 2022-23 में होगा एस वजीफदार कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद। कॉरपोरेट टेक ओवर्स में कोई भी अनियमितता ना बरती जाए, किसी का कोई नुकसान ना हो, हितधारकों का, किसी कुल मिलाकर रिवेंज के तरीके से टेक ओवर ना किया जाए कॉरपोरेट सेक्टर में। इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए इस समिति बनाई गई है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में फेब मंथ 2022 मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से इसको रिपीट करेंगे। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फेब 2022 में अनाउंस किया गया था, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही यहाँ पर फाइनेंशियली एक दूसरे को मतलब कंट्रीब्यूट करेंगी। इस तरीके से क्या किया जाएगा कि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य है, एजुकेशन फॉर ऑल, सिर्फ अडल्ट एजुकेशन नहीं, एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य है। उसके तहत 5 करोड़ हम शिक्षार्थियों को ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट जरूर शामिल की जाए, मतलब आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता उनको सिखाई जाए। ठीक है, अगले 5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थी हमको ऐसे चाहिए जो पहले से इलिटरेट थे, लेकिन अब उनमें जो है पढ़ने की क्षमता और बेसिक न्यूमरेसी की स्किल्स उनमें आ गई हों। ऐसा हमको 5 करोड़ लोगों को तैयार करना है इसके तहत। इसकी अवधि की ध्यान रखिएगा 2022-23 से 2026-27 तक। इसके बाद अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की, इसमें स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेशन से एसोसिएटेड है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। यूथ कोलैब, ये अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया का ये 5वां संस्करण है। और इसमें क्या होता है कि इसको 15 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। सर्वप्रथम 2019 में शुरू किया गया था। यूथ कोलैब में 28 एशिया पैसिफिक के देश जुड़े हुए हैं। उद्देश्य ये है कि एक कॉमन एजेंडा तैयार किया जाए एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के लिए, जिससे वो अपने यूथ को, अपने देश के यूथ को एम्पावर करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। ये है कुल मिलाकर यूथ कोलैब का लक्ष्य। आगे है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस वर्कर्स। ये इनिशिएटिव इंडिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लिया है। पीस कीपिंग मिशंस में जो पीस कीपर्स तैनात होते हैं उनके खिलाफ हो रहे अपराधों के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है। इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल इस ग्रुपिंग के को चेयर्स हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के। अब राज्य स्तरीय समिति योजनाओं और अभियानों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम या प्रोग्राम में शुरू किया तमिलनाडु की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। इसका लक्ष्य सरकारी पुस्तकालयों में जो
डिसेबल्ड पर्सन जा नहीं सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, उनको किताबें उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो कुल मिलाकर जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं, बच्चे हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं और ये जो है अस्पताल में भर्ती मरीज हैं जो पुस्तकालय नहीं जा सकते, उनके लिए ऐसे ही जगहों पर जहाँ पर अस्पताल हैं, जहाँ पर ओल्ड एज होम है, वहाँ पे पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे तमिलनाडु में। उसके बाद मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने अनाउंस किया है। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा वहाँ पर 50,000 छात्रों को, 1500 प्रधान शिक्षकों को, पूर्व छात्रों को और सरपंचों को, स्कूल समितियों को एजुकेशन में डेवलपमेंट में उनके कार्यों के लिए सम्मानित करेंगे कुल मिला के। निरोगी हरियाणा योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने लॉन्च किया है। इसमें अंत्योदय परिवारों को टेस्टिंग यहाँ पे निःशुल्क दी जाएगी राज्य के फंड से, ठीक है। राज्य सरकार यहाँ पे निःशुल्क टेस्टिंग यहाँ पे करवाएगी और मुफ्त इलाज भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। लाभार्थियों को 6 श्रेणी में यहाँ बांटा गया है उनकी इनकम के आधार पर। इसके बाद सफाई कर्मचारियों की विकास योजना तमिलनाडु गवर्नमेंट लाई है। सफाई कर्मचारियों की इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने और लाइफस्टाइल को उनकी इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाएगा तमिलनाडु में। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति, ये मेघालय कैबिनेट लाई है। मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी लाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बन गया मेघालय। इससे पहले ऐसी पहल किसने की थी? कर्नाटक ने और केरल ने। कर्नाटक केरल पहले 2 राज्य हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी लागू की है। नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट है मेघालय। इसके बाद मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की है। इसके तहत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, मदरसों में विशेष प्रशिक्षण केंद्र लगाए जाएंगे और 1 से 8 तक के बच्चों को मंगलवार और शुक्रवार को दूध वितरण किया जाएगा। तो मतलब बाल गोपाल में 1 से 8 तक के बच्चों के पोषण पर ध्यान देगी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, न्यूट्रिशन पर। उसके बाद एनीमिया फ्री टारगेट कैंपेन, ये ओडिशा ने लॉन्च किया है। अपने राज्य को एनीमिया फ्री करना चाहती है ओडिशा गवर्नमेंट, उसके लिए ये अमर सरकार वेब पोर्टल, ये त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है कुल मिलाकर ग्रीवेंस रेड्रेसल। अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकेंगे इंडिविजुअल्स विलेज कमिटीज़ के थ्रू अमर सरकार वेब पोर्टल के माध्यम से त्रिपुरा में। अरुणोदय स्कीम, ये गवर्नमेंट ऑफ असम की है। 21 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इसमें डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू 1250 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे वहाँ के वीमेन को। अब जाते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में सबसे पहले विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी, ये 2022-23 के फाइनल में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा करके इसको जीत लिया है। इसी इवेंट में ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के खिलाफ लिस्ट ए करियर में 1 ओवर में 7 छक्के लगाए थे। 6 गेंदें होती हैं, 1 नो बॉल हो गई थी, उसमें भी छक्का लगा था। तो इस तरीके से 7 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाजी बन गए हैं। देन आगे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप, ये हुआ था। इसमें विभिन्न कॉम्पिटिशन्स हुए थे। कई बार इन इवेंट्स में प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं डिटेलिंग वाले। इसमें सिर्फ आपसे ये पूछ सकते हैं कि भारत की तरफ से कौन कौन इसमें शामिल हुए। कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से शूटर कौन है, इनमें से टेबल टेनिस कौन खेलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको खिलाड़ी उसके डिसिप्लिन कई बार पहचानने होते हैं। जैसे रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, ये जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब ये कौन सा गेम खेलते हैं, आपसे सिर्फ इतना पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शूटिंग। और इसमें भारत ने कुल मिलाकर 2 पदक जीते, 1 स्वर्ण 1 रजत। तो स्वर्ण पदक रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने जीता इस कंपटीशन में, और भारत की ओर से रजत पदक जीता था मौदगिल अंजुम ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नासिर के साथ समझौता किया था हर सीजन खेलने के लिए, ठीक। पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई में ईशान किशन ने लगाया था 126 गेंद में। 3 मैचों की सीरीज में आखिरी मैच था, उसमें लगाया था। दोहरा शतक सबसे तेज है। और हम लोग कह सकते हैं इससे पहले पुरुष क्रिकेट में रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था सबसे तेज दोहरे शतक का। 2015 में उन्होंने 138 गेंद में पूरा किया था। ईशान किशन ने 126 गेंद में 200 रन पूरे किए। ईशान किशन दोहरा शतक लगाने के मामले में वैश्विक स्तर पर 7वें खिलाड़ी बने हैं और 4थे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बैडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल में विजेता विक्टर एक्सेल्सन रहे थे डेनमार्क से। उपविजेता यहाँ पर एंथनी सिनसुका रहे थे इंडोनेशिया से। महिला एकल में अकाने यामागुची जो कि जापान से हैं, इन्होंने जीता। उपविजेता यहाँ पर रही थी ताई च्यू चिंग जो कि चाइनीज ताइपे से हैं। आगे है फीफा वर्ल्ड कप 2023 में मेजबानी किससे मिली है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 यहाँ पर क्लब वाले की बात कर रहे हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 ये होगा कहाँ पे, मोरक्को में। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें स्वर्ण पदक दिव्या टीएस ने जीता और संस्कृति ने रजत पदक जीता। रिदम सांगवान ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। तो ये महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में ये हुआ था। तो शूटिंग से एसोसिएटेड है दिव्या, संस्कृति और रिदम सांगवान, ध्यान रखिएगा। वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में अगर हम देखें तो जियांग हुआ ने स्वर्ण पदक जीता और हो जिशुई ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। तो वेट लिफ्टिंग में ये रहा। मीराबाई चानू ने इसमें जो है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में। खेलो इंडिया सेंटर्स के बारे में अनुराग ठाकुर ने बताया था, जो इस समय युवा मामलों के मंत्री हैं, कि 15 अगस्त 2023 तक सरकार 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स स्थापित करेगी पूरे देश में।
37th नेशनल एज ग्रुप चेस चैंपियनशिप, इसमें स्वर्ण पदक लिम शी हान ने जीता था, सिंगापुर के हैं। अवय गर्ग ने यहाँ पर रजत पदक जीता था। ये अंडर 8 वर्ग की बात हो रही है, 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कॉम्पिटिशन हुआ था। उसके बाद आईपीएल के सबसे महंगे क्रिकेटर कौन यहाँ पे बिके थे ऑक्शन में? सैम करन। उनकी नीलामी हुई थी कितने? 18.5 करोड़ रुपयों में। किंग्स 11 पंजाब ने इनको बाय किया था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से होता है ये आईपीएल में, आपको पता होगा। बीकानेर राजस्थान की प्रिया सिंह ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुई 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक। उसके बाद FIH नेशंस विमेंस हॉकी कप 2022, भारतीय महिला टीम ने स्पेन में खेले गए नेशंस हॉकी कप में स्पेन को 1-0 से हरा करके ये नेशंस विमेंस हॉकी कप जीत लिया है। अगर इंडिया ना जीता होता तो हम इसको ना लेते। 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज, अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 500 छक्के लगाने वाले वे पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। नवा प्रो कबड्डी लीग जो है, पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को हरा करके नवा सीजन जीता है। ये पिंक पैंथर्स की PKL चैंपियनशिप में दूसरी जीत है ये प्रो कबड्डी लीग में। थर्ड नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप ये उदयपुर राजस्थान में हुई थी। इसका विनर था उत्तर प्रदेश और रनर अप था हरियाणा। ठीक, इतना ध्यान रखना काफ़ी है। उसके बाद टेनिस प्रीमियर लीग, ये विजेता रहे थे हैदराबाद स्ट्राइकर्स लगातार दूसरी बार, और मुंबई लॉयन आर्मी यहाँ पर उपविजेता रही थी। 16वीं FINA फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप। अब स्विमिंग चैंपियनशिप में भारत के स्विमर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि स्विमिंग में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। चाहत अरोड़ा ने जो है नेशनल रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया था, और शिव श्रीधर ने पुरुषों की 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया। तो चाहत अरोड़ा और शिव श्रीधर किससे एसोसिएटेड है? स्विमिंग से, तैराकी से। इसके बाद लिस्ट एक कैरियर में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड बनाया था तमिलनाडु के बल्लेबाज नारायण जगदीशन ने ODI में 141 गेंद में 277 रन बना लिए थे और लिस्ट करियर में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का वैश्विक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा ब्लाइंड वर्ल्ड कप T20 का ये हुआ था बेंगलुरु में, फाइनल खेला गया था और भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हरा करके जीत लिया। पाकिस्तान ने भाग नहीं लिया था, कुल 6 देशों ने इसमें भाग लिया था। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की बात करें तो यूनियन स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर ने स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का उद्घाटन किया था अजरकाडू में, उडुपी कर्नाटका में। टेस्ट मैचों में पहले दिन सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड बनाया था इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ डे 1 में। टेस्ट मैच में 5 दिवस होते हैं, तो डे 1 में 506 रन बना दिए थे और उनके 4 बल्लेबाजों ने 100 रन बनाए थे। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप सबसे प्राइम रहेगा यहाँ पर। फीफा वर्ल्ड कप ये वाला जरूर पढ़ के जाइएगा दिसंबर में 2022 में। अगर सारे करंट अफेयर स्पोर्ट्स के छोड़ भी देते हैं तो इसको नहीं छोड़ना है। ठीक, कतर में ये हुआ था पहली बार, मध्य एशियाई खाड़ी देश में पहली बार आयोजन हुआ 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक। कुल प्रतिभागी टीमें कितनी थी? 32 थी। 2018 वाला जब विश्व कप हुआ था तो UPSC में पूछा गया था कि कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? 32। इसके मैस्कॉट यानी शुभंकर की अगर बात कर लें तो लाइव था। आदर्श वाक यानी कि मोटो था एक्सपेक्ट अमेजिंग। इसका स्लोगन था नाउ इज ऑल। फुटबॉल का नाम था अल रैला। रैला का मतलब क्या होता है? सफर या यात्रा। उसके बाद ये अब तक का पहला शीतकालीन विश्व कप था, और अदरवाइज जो है समर में होता है। 2022 में आयोजित फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का 22वां संस्करण था ये। फाइनल मैच कतर के लुसाइल स्टेडियम में खेला गया था। मोरक्को ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा करके विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश बना था। फ्रांस की स्टेफनी फ्रॉपर्ट जर्मनी और कोस्टारिका के बीच होने वाले मैच फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार फील्ड रेफरी की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली थी। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि विश्व कप में किसी महिला रेफरी ने फील्ड रेफरी की जिम्मेदारी निभाई थी, फ्रांस की स्टेफनी ने। उसके बाद 2 असिस्टेंट रेफरी के तौर पर भी महिलाएं एक साथ थी, जिनका नाम केरन डियाज और नुइजा बैक है। दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च करने वाली पहली ग्लोबल स्टार बनी, साथ ही पहली भारतीय एक्ट्रेस बनी, साथ ही पहली भारतीय महिला और पहली भारतीय बनी। ठीक है, इस बार ट्रॉफी का डिजाइन लग्जरी ब्रांड लुई विटन ने किया था और लुई विटन की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका है, इस वजह से वहां पे गई थी। 18 कैरेट सोने से बनी ये ट्रॉफी करीब 6.175 किलो की थी। 3-3 से बराबरी होने के पश्चात अर्जेंटीना ने विश्व कप फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा करके जीता था। फ्रांस के कैलियन एम्बापे दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने विश्व कप में कुल 8 गोल दागे। इससे पहले ब्राजील के रोनाल्डो ने 2002 में कारनामा किया था। विजेता कौन रहा है? अर्जेंटीना रहा है। ठीक है, और तीसरी बार ही रहा है। उपविजेता फ्रांस रहा है। फ्रांस जो है 2018 का विजेता है। सर्वाधिक फुटबॉल विश्व कप विजेता मतलब सर्वाधिक फुटबॉल विश्व कप किसके पास है? ब्राजील के पास है। गोल्डन बॉल और सिल्वर बूट किसके पास है? लियोनेल मेसी के पास है। गोल्डन बूट और सिल्वर बॉल किसे मिला है? किलियन एम्बापे को। और ब्रॉन्ज बूट मिला है ओलिवियर गिरॉड को, जो कि फ्रांस से हैं। गोल्डन ग्लव मिला है एमी मार्टिनेस को, जो कि अर्जेंटीना से हैं। युवा खिलाड़ी पुरस्कार एनजो फर्नांडिस को मिला है, जो कि अर्जेंटीना से हैं। 2022 में फीफा रैंकिंग में शीर्ष 3 देश अब आ गए हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, तो आप इसको रख सकते हैं। फुटबॉल विश्व कप में इससे ज़्यादा पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। वर्ष 2022 के लिए ITF वर्ल्ड चैंपियंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा महिलाओं में किसको चुना गया? इगा स्विएटेक को। राफेल नडाल को पुरुषों में चुना गया है ITF वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ द ईयर 2022। पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 के अधिकार वाईकॉम 18 मीडिया ने खरीद लिए हैं। वाईकॉम के मीडिया चैनल पर ये प्रसारित होगा। और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने
अपने ऊपर आर्टिकल लिखे जाने के मामले में किसको पीछे छोड़ दिया? यूसेन बोल्ट को। नीरज चोपड़ा पर विश्व भर में सर्वाधिक जो है आर्टिकल लिखे गए हैं। यूसेन बोल्ट पर 574 आर्टिकल एक वर्ष में लिखे गए थे और उससे भी ज़्यादा लिखे गए नीरज चोपड़ा के बारे में। खैर ये सब कोई पैमाना नहीं है, तो आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं। समिट्स में देख लेते हैं। समिट्स में 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, इसका वेन्यू ध्यान रखिएगा नई दिल्ली है और विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया ने सह मेजबानी इसकी की थी। प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इस बार इसकी थीम थी। चाइना इंडियन ओशन रीजनल फोरम ये हुआ था कुनमिंग, यूनान प्रोविंस, चाइना में। भारत को आमंत्रित इसमें नहीं किया था चाइना ने। शेयर डेवलपमेंट इस बार इसकी थीम थी। 13वीं वैश्विक व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक ये यूएई में हुई थी और प्रत्येक 2 साल में आयोजित की होती है। ये संयुक्त अरब अमीरात जो है फरवरी 2024 में 13वीं इस बैठक की मेजबानी करेगा। ठीक है, ये अनाउंस अभी से कर दिया गया है। 26th वासेनार अरेंजमेंट मीटिंग वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। कई सारी वेबसाइट्स में गलत लिखा है, आयरलैंड में हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी 26th वासेनार अरेंजमेंट मीटिंग। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि इस बार की मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है? अध्यक्षता आयरलैंड ने की थी। लेकिन अब अगले वर्ष यानी अब अगली बार जब भी मीटिंग होगी तो वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता किसके पास चली गई है? इंडिया के पास। तो इंडिया ने ऑफिशियली इसकी चेयरमैनशिप कब अज्यूम की है? 1 जनवरी 2023 को। डेट ध्यान रखिएगा। इसमें 42 मेंबर स्टेट्स हैं वासेनार एग्रीमेंट या अरेंजमेंट में और मोस्टली जो है नाटो और यूरोपियन यूनियन स्टेट्स हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन ये जम्मू में हुआ था, बस वेन्यू ध्यान रखना जरूरी है। द एनर्जी कंसोर्टियम, द एनर्जी समिट ये चेन्नई में हुई थी, आईआईटी मद्रास और आईसीएसआर और आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क ऑडिटोरियम में हुआ था ये। इसी समिट में ऑस्ट्रेलिया भारत ऊर्जा केंद्र की भी शुरुआत यहाँ पे हुई थी। फर्स्ट ड्रोन स्किल्स ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस ये हुई थी चेन्नई में। चेन्नई में ही भारत का पहला ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस की विनिर्माण इकाई में 1000 नियोजित ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ गरुड़ एरोस्पेस की ड्रोन यात्रा जिसे ऑपरेशन 777 कहा जा रहा है, इसका भी उद्घाटन किया था। तो अगर आपसे पूछे कि ये हम लोग ऑपरेशन 777 किसको कहेंगे, तो ये बेसिकली ड्रोन यात्रा थी जिसको कंडक्ट किया है गरुड़ एरोस्पेस नामक स्टार्टअप ने। ठीक है, और भारत का पहला ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है ये कहाँ पे शुरू किया गया है? चेन्नई में, तमिलनाडु में। पहली G20 शेरपा बैठक ये उदयपुर राजस्थान में हुई थी, इसकी अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने किया है। उसके बाद 10वां भारत पोलैंड विदेश कार्यालय परामर्श ये वार्सा में हुआ था 12 दिसंबर को। 9वीं वैश्विक आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो ये पणजी गोवा में हुआ था, इसकी थीम थी एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद और आयुष्मान पर एक कॉमिक बुक सीरीज का 3रा संस्करण लॉन्च किया गया। साथ ही क्या हुआ, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने महाद्वीपों में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए क्यूबा के चिकित्सकीय विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया और मोदी जी ने 11 दिसंबर को गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का इनॉग्रेशन किया वर्चुअल तौर पर। बेंगलुरु में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का इनॉग्रेशन किया। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली का उद्घाटन किया। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स थे इस आरोग्य एक्सपो और 9th आयुर्वेद कांग्रेस के। तो ये बस ध्यान रखिएगा, वेन्यू ध्यान रखिएगा, पणजी गोवा। इसका इंग्लिश मीडियम ये देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसका ओपनिंग सेरेमनी का उद्घाटन हुआ था रोम, इटली में। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और फर्स्ट कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ये चेन्नई में हुई थी, ये 2022 वाली, और इसकी थीम थी कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। इंडिया के अलावा मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कैक्टस रोपण और कैक्टस के आर्थिक उपयोग विषय पर परामर्श बैठक न्यू दिल्ली में हुई थी। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि आईका और इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राईलैंड एरियाज, जिसका हेडक्वार्टर बेरूत में है, लेबनान की कैपिटल में, इसने जो है एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। अमलाहा फार्म जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पर कैक्टस वगैरह उगाए जाएंगे और समीक्षा की जाएगी कि कैसे आगे लाभप्रद हो सकता है। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ये हुआ था चेन्नई में। शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी जो वहाँ के हैं तमिलनाडु के, उन्होंने कहा कि भारत का जो लक्ष्य है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन अचीव करने का 2070 तक, कार्बन न्यूट्रल बनने का जो लक्ष्य है उसको तमिलनाडु इस लक्ष्य से पहले ही हासिल करना चाहता है। तो ये मिशन शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया तमिलनाडु, जो कि कार्बन न्यूट्रलिटी की जो स्टेटस है उसको भारत के लक्ष्य से भी पहले पा लेना चाहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे है नेशनल यूथ फेस्टिवल, ये हुबली धारवाड़ में हुआ था 12 जनवरी मतलब हुआ नहीं था एक्चुअली, ये प्रस्तावित है 12 जनवरी 2023 को इस महोत्सव का उद्घाटन होगा और स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर इस महोत्सव की शुरुआत होगी 12 जनवरी को, नेशनल यूथ डे जब मनाया जाता है। तो इसके बारे में अंदर डिटेल हम जनवरी मंथ में देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ध्यान रखिएगा ये सम्मेलन 2 भागों में हुआ है। पहला भाग अक्टूबर में कंडक्ट हुआ था कुनमिंग, चीन में, और सेकंड हुआ है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ये COP15 इसको कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर इसको COP15 आप कहिए। ठीक है, ये मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने यूनाइटेड नेशन ये नमामि गंगे इनिशिएटिव जो है 2014 से जो चल रहा है, इसको प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने और
ऐसे उद्देश्य वाली शीर्ष 10 वैश्विक बहाली की प्रमुख पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। तो एक तरीके से पुरस्कार नमामि गंगे इनिशिएटिव को एक अच्छा रिकॉग्निशन मिला है। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया था 2014 में, नमामि गंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि COP15 यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मॉन्ट्रियल में, इसमें किस भारत के इनिशिएटिव को रिकॉग्निशन मिला है प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने वाले या फिर कह सकते हैं रिस्टोर करने वाले वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पहलों में से एक के रूप में। तो इसको नोट करिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे है 7th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। ये न्यू दिल्ली में हुई थी। इसकी थीम थी रिजुविनेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। इसमें 5P पर बात की गई थी, पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है 28वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये कोलकाता में हुआ था ऑब्वियसली। इसकी थीम थी मीट द वर्ल्ड एट द वर्ल्ड ऑफ सिनेमास। इसको इनॉग्रेट किया था श्री अमिताभ बच्चन जी ने। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड एक बांग्लादेशी फिल्म को गया था, कुरा पोखिर शुनाए उरा, या फिर इसका अंग्रेजी अनुवाद है द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स। और स्पेन की ऑन एंट्री नामक फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसमें दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट ये न्यू दिल्ली में थी। खाली थीम ध्यान रखिए बस। मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन इंडिया में हुआ था और इस बैठक की अध्यक्षता हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल ने की थी। तुर्कमेनिस्तान का प्रतिनिधित्व भारत में तुर्कमेनिस्तान के राजदूत ने किया था। आगे है सीमेंट, कंक्रीट और निर्माण सामग्री पर 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये न्यू दिल्ली में हुआ था। थीम थी मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो कार्बन एमिशन। पहली G20 सेंट्रल बैंक डेप्यूटी मीट हुई थी बेंगलुरु में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको कंडक्ट किया था। G20 मेंबर स्टेट्स और विभिन्न कंट्रीज के लोग यहाँ पर शामिल हुए थे जो वहाँ के सेंट्रल बैंक से संबंधित थे। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक RBI है, तो G20 कंट्रीज के जो भी सेंट्रल बैंक के सदस्य थे वो इसमें शामिल हुए थे। तो G20 सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीट कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु ही, ध्यान रखिए। अब ये साइंस 20 है, सिविल 20, ये सब B20, ये सब इनिशिएटिव कौन ले रहा है? ऑब्वियसली इंडिया ले रहा है, क्योंकि इंडिया के पास इस बार G20 की अध्यक्षता है। तो साइंस 20, S20, C20 और B20 ये सारे इनिशिएटिव इंडिया के हैं। साइंस 20 की थीम है डिस्ट्रप्टिव साइंस फॉर इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बैठक किन मुद्दों पर केंद्रित थी? यूनिवर्सल हॉलिस्टिक केयर, हेल्थ, क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीन फ्यूचर, कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। बस इतना ध्यान रखिए कि S20 की मीट कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु में। मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कन्क्लेव न्यू दिल्ली में हुआ था। उसके बाद 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये भोपाल में कंडक्ट होगा 21 से 24 जनवरी 2023 को। ये पहला और दूसरा विज्ञान महोत्सव न्यू दिल्ली में हुआ था, तीसरा चेन्नई में, चौथा लखनऊ में, 5वां कोलकाता में, 6ठा वर्चुअल मोड के माध्यम से और आखिरी विज्ञान महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ था। कभी कभी इसमें पुराना भी पूछ लेते हैं। आगे है 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक, ये सिंगापुर में हुई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, ये फ्नॉम फेन कैम्बोडिया में आयोजित हुआ था। इसमें कई सारे जो आसियान देश हैं उनके लोगों के प्रोजेक्ट्स को अवार्ड दिए गए थे। जैसे भारत से शालिनी कुमारी जो कि पटना बिहार से हैं, इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता था मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए। एक मॉडिफाइड वॉकर जो जिसके लेग्स एडजस्टेबल हैं उसको बनाने के लिए इनोवेशन कॉम्पिटिशन में इन्होंने ये अवार्ड जीता था। आगे सुप्रीम कोर्ट का प्रथम हैकाथॉन कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 72 साल के इतिहास में पहली बार कोई हैकाथॉन कंडक्ट किया है CGI के नेतृत्व में। इसका उद्देश्य परंपरा से हटकर नवोन्मेषी विचार सामने रखते हुए तंत्र को उन्नत करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में नई पद्धतियों को शामिल करने के लिए। 19वां इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड ये बोगोटा कोलंबिया में हुआ था। इसमें इंडिया टॉप पर रहा था। 18वीं सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई थी, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। ये किसके किसके बीच हुई थी? भारत बांग्लादेश के बीच। ज़्यादा डिटेल जरूरी नहीं है, डिटेल आप छोड़ सकते हैं, खाली ध्यान रखिएगा कि 18th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट पर किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने की? दिसंबर में बांग्लादेश के साथ। एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल, पेरिस फ्रांस में ये हुई थी। फ्रांस ने कहा कि यूक्रेन के लोगों के साथ हुए अत्याचार के साथ वो हमेशा खड़े हैं। GST काउंसिल की 48वीं बैठक हुई थी 17 दिसंबर को। GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? वित्त मंत्री करते हैं, ध्यान रखिएगा। GST परिषद ने इथाइल अल्कोहल पर कर की दर को 18% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। दालों के छिलकों पर लगने वाले कर को 5% से घटाकर 0 कर दिया है। GST विधियों के तहत नकली चालान के मामलों को छोड़कर किसी भी अपराध में अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए यहाँ पे किया गया। ये कुछ मेजर डिसीजन हैं GST काउंसिल के। बहुत सिंपल क्या पूछ सकते हैं कि GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होते हैं पद पर वो करते हैं। उसके बाद सेवा आपके द्वारा 2.0 कैंपेन, ये कहाँ पे हुआ था? होंग विलेज, अरुणाचल प्रदेश। सरकार आपके द्वारा प्रोग्राम जो चलता है अरुणाचल प्रदेश में, उसी के तहत ये सेवा आपके द्वारा कैंप लगा था अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी, ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक कोलकाता में। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की थी। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पर आ जाते हैं। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की। सर्वाधिक प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में भारत टॉप पर है, फिर मैक्सिको है, फिर चाइना है, फिर इजिप्ट है, फिर फिलीपींस है।
भारत पिछले बार भी टॉप पर था। इसके बाद इंडिया 100 रिचेस्ट, मतलब फोर्ब्स की लिस्ट आई है भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की। गौतम अडानी टॉप पर है, मुकेश अंबानी सेकंड पर, राधा किशन दमानी थर्ड पर, साइरस पूनावाला फोर्थ पर, 5 पर शिव नाडर और 6 पर सावित्री जिंदाल। ये लिस्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है वैश्विक स्तर पर 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची, हर साल दिसंबर में आती है। टॉप पर है अर्सला वॉन डर लियन। ये किस संगठन से जुड़ी हुई है आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। यूनिसेफ से, यूनेस्को से, किससे जुड़ी हैं ये। उसके बाद निर्मला सीतारमण 36वें पर है, 53वें पर रोशनी नाडर मल्होत्रा, माधवीपुरी बुद्ध सेबी से एसोसिएटेड 54 पर, सोमा मोंडाल 67 पर, किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन से 72 पर, फाल्गुनी नायर ये 89 पर। ये कुछ इंडियन महिलाओं की लिस्ट यहाँ पर ज़्यादा हमने यहाँ पर रखा है आपको ध्यान रखने के लिए। 100वें पर ईरान की महसा अमीनी को इन्होंने रखा है। तो ये जितना जरूरी है वो हमने आपको बता दिया इस लिस्ट में। उसके बाद ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग आई थी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। मतलब एविएशन सेफ्टी में सबसे आगे देश कौन सा है? सिंगापुर है। सेकंड पर संयुक्त अरब अमीरात है। थर्ड पर दक्षिण कोरिया है। भारत का स्थान यहाँ पर अच्छा नहीं है, 48वें स्थान पर एविएशन सेफ्टी के मामले में भारत को रखा है। 4 साल पहले भारत का स्थान और भी खराब था, 102 पर था। उच्चतम सामूहिक हत्या जोखिम वाले देश की रिपोर्ट आई है। सामूहिक हत्या का जोखिम सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, फिर यमन में है, फिर म्यांमार में है। भारत इसमें 8वें नंबर पर है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट आई है CEBR के द्वारा, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा। 2035 तक 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बनेंगे? चाइना, अमेरिका और भारत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय की रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय पर शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक आय कृषि परिवार के रूप में मेघालय में है, फिर पंजाब में है, फिर हरियाणा में है। मातृ मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी पर रिपोर्ट आई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो असम यहाँ पर टॉप पर है। उच्चतम मातृ मृत्यु दर वाले शीर्ष 3 राज्य में असम है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है। ये नवीनतम आंकड़ा है तो हम इस वजह से आपको बता रहे हैं, अदरवाइज एग्जाम से पहले तो हम लोग इसको लेटेस्ट अपडेट करते ही है। निम्नतम मातृ मृत्यु दर वाले शीर्ष 3 राज्य हैं केरल, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। मैटरनल मॉर्टेलिटी को WHO ने कैसे डिफाइन किया है? मैटरनल मॉर्टेलिटी इज द रेट ऑफ डेथ ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और विद इन 42 डेज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी खत्म होने के 42 दिन के पश्चात अगर मातृ की मृत्यु हो जाती है माता की, तो उसको मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में गिना जाता है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स आया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव और PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने इसको जारी किया है। इसमें 5 टीयर में राज्यों को बांटा गया है और यूटीज को, जहां पर सामाजिक प्रगति सबसे ज़्यादा है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 महत्वपूर्ण आयामों पर विचार किया गया है: बुनियादी मानव आवश्यकताएं, कल्याण की नींव और अवसर। और 12 घटकों के आधार पर राज्यों जिलों का आकलन इसमें किया गया है। राज्यों का आकलन बेसिकली हम देखेंगे, जिलों का नहीं जरूरी है। पुडुचेरी टॉप पर है सामाजिक प्रगति के मामले में टीयर 1 में, यानी कि अति उच्च सामाजिक प्रगति टीयर 1। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा। टीयर 2 अति उच्च सामाजिक प्रगति के मामले में शीर्ष 3 राज्य और यूटी। इसमें जम्मू कश्मीर टॉप पर है। उसके बाद टॉप पर है पंजाब, देन है दादर नगर हवेली और दमन दीव। इसमें राज्य यूटी की अलग अलग रेटिंग नहीं है, टीयर वाइज है। ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति वाले शीर्ष 3 राज्य हैं कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, माफ कीजिएगा उत्तराखंड, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश। टीयर 4 यानी निम्न मध्य सामाजिक प्रगति वाले शीर्ष 3 राज्य यूटी कौन से हैं? हरियाणा है, फिर गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है। निम्न सामाजिक प्रगति वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश। अब जैसे इसमें यूपीपीसीएस क्या पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश को किस टीयर में रखा है, तो उत्तर प्रदेश को टीयर 5 में रखा है, ध्यान रखिएगा। देन टीयर 6 यानी बहुत कम सामाजिक प्रगति वाले राज्य कौन से हैं? असम, फिर बिहार, फिर झारखंड। तो बीपीएससी वाले ध्यान रखिएगा, बिहार को टीयर 6 में रखा गया है इसमें। फिर ये आपका इंग्लिश मीडियम का, इसको मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से नोट कर लीजिए, अदरवाइज ये आपको पीआईबी में डिटेल में मिल जाएगा। बीबीसी की 100 महिलाओं की प्रभावशाली शख्सियतों की सूची, बीबीसी लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन। तो इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा जोनस टॉप पर हैं भारतीय महिलाओं में से, फिर शिरीषा बांदला हैं, फिर गीतांजलि श्री हैं, फिर आपके स्नेहा जावले हैं। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का। इसमें पहले स्थान पर है न्यूयॉर्क और सिंगापुर संयुक्त रूप से, दूसरे पर कोई नहीं है, तीसरे पर तेल अवीव है, फोर्थ पर लॉस एंजल्स और हांगकांग है। उसके बाद ईयर इन सर्च 2022 रिपोर्ट, सबसे ज़्यादा कौन सी वेबसाइटों को सर्च किया गया है? तो आईपीएल की वेबसाइट को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है, फिर कोविन वेबसाइट को, उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप वेबसाइट को, एशिया कप वेबसाइट को और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप वेबसाइट को। दिस ईयर नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट 2022 ग्रुप M की आई है। इसमें दुनिया के शीर्ष 5 सबसे बड़े विज्ञापन बाजार कौन से? सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पॉपुलर है, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा विज्ञापन बाजार है यूएस में, फिर चाइना में, जापान में, यूके में, जर्मनी में, भारत में है। भारत 9वें स्थान पर है इसमें। आगे 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट का आया है। सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित देश कौन सा है? फिनलैंड है, फिर आयरलैंड है, फिर नॉर्वे है। भारत इसमें 68वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 100 में से 58.9 है। 25वें स्थान पर चाइना है, 72वें पर म्यांमार है, नेपाल 74वें पर है, श्रीलंका 79वें पर है, 80 पर बांग्लादेश, 84 पर पाकिस्तान। सबसे
निम्न खाद्य सुरक्षा कहाँ पे है? सीरिया में। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे इस पर दिया है भारतीय पासपोर्ट धारकों की संख्या विदेश मंत्रालय ने जारी की थी। सर्वाधिक पासपोर्ट धारक रहते हैं केरल में, क्योंकि काफ़ी आते जाते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में। तो केरल में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में सर्वाधिक पासपोर्ट धारकों की संख्या है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ये इनसीड के द्वारा जारी किया जाता है। टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड में, फिर सिंगापुर में, फिर डेनमार्क में। भारत को इसमें 101 नंबर पर रखा गया है और भारत का स्थान पिछले साल 88वां था। बाकी ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसमें पड़ोसी देशों का एक बार देख सकते हैं। भारत का और टॉप 3 रैंक इसमें जरूर ध्यान रखिएगा आप। हुरून ग्लोबल 500 की लिस्ट में जो हुरून इंस्टीट्यूट की आती है, इसमें शीर्ष रैंक वाली कंपनी कौन सी है? एप्पल टॉप पर है इस लिस्ट में, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर अल्फाबेट है। दुनिया की शीर्ष कंपनियों वाले देश यानी सबसे ज़्यादा कंपनियां कहाँ पर हैं? टॉप 500 की 260 कंपनी तो अमेरिका में ही है। फिर चाइना में टॉप 500 की 35 कंपनी है। फिर जापान आता है, इसमें भारत और कनाडा में 20-20 कंपनियां हैं इन टॉप 500 में जो शामिल हैं। भारत की जो कंपनीज ग्लोबल 500 में शामिल हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और TCS। ये 34वें और क्रमशः 65 स्थान पर हैं। और टॉप 500 में से अंडर 100 में जगह बनाने वाली कंपनियां 2 हैं केवल। रिलायंस इंडस्ट्रीज 34वें पर और TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 65वें पर। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। आगे सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची टेस्ट एटलस के द्वारा जारी की गई है। सबसे अच्छे व्यंजनों के मामले में इटली टॉप पर है, फिर ग्रीस है, फिर स्पेन है, फिर जापान है, फिर भारत है। तो भारत के मतलब ई टेबल्स भी काफ़ी फेमस हैं पूरे वर्ल्ड में। देन इसके बाद वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की बात करें, फोर्ब्स के द्वारा वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन में बर्नार्ड आर्नल्ड अब ऊपर आ गए हैं, इलॉन मस्क सेकंड पर आ गए हैं। ये अपडेट आपको देनी थी। एशिया हीरोज ऑफ फिलोंथ्रॉफी लिस्ट आई है, नहीं सबसे ज़्यादा दान कौन करते हैं? तो दान करने के मामले में गौतम अडानी शीर्ष पर हैं, फिर शिव नादर है, फिर अशोक सूटा है। दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में फोर्ब्स में नाओमी ओसाका टॉप पर है जापान से, सेरेना विलियम्स है, फिर एलिन गू हैं। भारत की तरफ से PV सिंधु इसमें शामिल है 12वें स्थान पर। आगे हम लोग आते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स ये अर्टन कैपिटल का आया है। हेनले का ज़्यादा वैसे जरूरी होता है, लेकिन अर्टन कैपिटल का भी देख लेते हैं। अर्टन कैपिटल के हिसाब से भारत का पासपोर्ट इंडेक्स 139 कंट्रीज में से 87वें स्थान पर है। टॉप पर UAE है, सेकंड पर जर्मनी और थर्ड पर इनके हिसाब से स्वीडन है। लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में शीर्ष 3 देश हैं अमेरिका, फिर चाइना, फिर भारत। ये लेटेस्ट अपडेट है दिसंबर तक। और भारत राज्यों में टॉप पर है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर दिल्ली। अच्छा, MSMEs के मामले में टॉप स्टेट कौन सा है? सर्वाधिक MSME संख्या कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश MSMEs की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स रिपोर्ट आई है। इसमें शीर्ष पर है चाइना, फिर है USA, फिर थर्ड पर है भारत। आगे हम लोग देखते हैं जो जरूरी है कि द प्लास्टिक लाइफ साइकिल रिपोर्ट ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जारी की है। डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2022 UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जारी की है। इनके हिसाब से ऑपरेटिंग वातावरण के मामले में महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष स्थान पर है डूइंग बिजनेस में, और अन्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य हैं गुजरात, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म रिपोर्ट ये नीति आयोग ने जारी की है। न्यू एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट ये ब्लूमबर्ग NEF ने जारी की है। वीबॉक्स इंडिया स्किल्स रिपोर्ट ये वीबॉक्स के द्वारा जारी की गई है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली के उम्मीदवार सबसे अधिक रोजगार योग्य हैं, ये यहाँ पे बताया गया था। ग्लोबल वेज रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है हमेशा। टॉप 100 डिफेंस कंपनीज की लिस्ट जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है, इसके अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये 42वें स्थान पर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है बेल, ये 63वें स्थान पर है टॉप 100 में। उसके बाद जनजातीय विकास रिपोर्ट ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई थी। बस इतना ध्यान रखिएगा। UIDAI शिकायत निवारण सूचकांक जो है ये लगातार टॉप पर है पिछले 3-4 महीने से। 4 लगातार महीने में UIDAI की सर्विस जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस के द्वारा टॉप पर इसको रखा गया है ग्रीवेंस रिड्रेसल के मामले में। UIDAI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित जो चैटबॉट है उसका नाम क्या है? आधार मित्र है, मतलब जिससे आप अपनी आधार संबंधी समस्याएं बता सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आई है 2022 की, इसको जारी किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। भारत में कूलिंग सेक्टर में जलवायु निवेश पर रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट ये WMO के द्वारा जारी की गई है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके बाद लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ऑफ ऑल टाइम ये एम्पायर नामक पत्रिका ने जारी किया था। शाहरुख खान इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट आई थी, इसको वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था। अब बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट RBI का आया था। RBI ने रेपो दर में 35 आधार अंकों की वृद्धि के साथ इसको 6.25% किया है रेपो रेट को। उसके बाद SDF को रखा है 6% पर सीमांत स्थायी सुविधा
और बैंक दर को रखा है 6.5% पर। तो बैंक रेट 6.5 और रेपो रेट 6.25, ये दोनों ज़्यादा जरूरी होती है, उनको ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने कहा है कि वर्ष 2022-23 में इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी 6.8% की दर से, ये अनुमान है आरबीआई का। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट रही है 6.50% और जो ये रेपो रेट रही है ये रही है 6.25%। अब आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पर। एमसीक्यूज में सबसे पहला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में किस देश के कामचटका प्रायद्वीप में दो ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ था? तो ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ था रशिया के कामचटका पेनिनसुला में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आगे प्रश्न है कि नवंबर 2022 में इसरो को विस्फोटक नियमों के प्रावधानों में से छूट दी गई थी, इसके संबंध में क्या गलत है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की शाखा पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने इसरो को विस्फोटक नियम 2008 से छूट प्रदान की गई है, ये सही है। इसरो को एग्जेम्प्ट किया गया इस रूल से जिससे वो मैन्युफैक्चर कर सके, स्टोरेज कर सके और ट्रांसपोर्टेशन कर सके सॉलिड प्रोपेलेंट्स का स्पेस रॉकेट्स के लिए। स्पेस रॉकेट्स के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट्स बनाने की आवश्यकता होती है इसरो को, इस वजह से इस रूल से केवल इसरो को छूट दी गई है। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी। यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है, उत्तर हो जाएगा डी। 28 नवंबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदल करके क्या रखने की सिफारिश की है? तो एम पॉक्स कर दिया जाएगा मंकी पॉक्स वायरस का नाम, क्योंकि कंफ्यूजन बनी हुई है कि क्या मंकी पॉक्स वायरस मंकी के संक्रमण में आने से फैलता है। इसको मिटाने के लिए एम पॉक्स इसको कर दिया जाएगा। अब मंकी पॉक्स वायरस की नेमिंग कब की गई थी? ये बहुत पुरानी नेमिंग है, इसको नेम किया गया था 1970 में। हरियाणा ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आयोजन हुआ था, इसमें हरियाणा राज्य परिवहन निगम की ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम को जारी किया गया था। हरियाणा ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम का ये मतलब होता है कि पैसेंजर्स को कंडक्टर से फिजिकली टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होती है बस में, ये यहाँ पे होता है ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे कथन यहाँ पर सही हैं। और ध्यान रखिएगा हरियाणा से अगर आप हैं तो हरियाणा पीसीएस के लिए ध्यान रखिएगा किसी भी वहाँ के एग्जाम के लिए कि 6 जिलों में शुरू किया गया है, फरीदाबाद, चंडीगढ़, करनाल, सोनीपत, भिवानी और सिरसा। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को इतनी डिटेल की आवश्यकता नहीं होगी। भारत सरकार के दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, जिसको सी.डॉट बोलते हैं, इसके दिल्ली कैंपस में किसने उद्यमशीलता प्रकोष्ठ एवं नवोन्मेषण केंद्र शुरू किया है? यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप सेल एंड सेंटर फॉर इनोवेशन किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया था श्री अश्विनी वैष्णव ने। ऑप्शन नंबर सी। नवंबर 2022 में सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स ने एयर इंडिया और विस्तारा को विलय करने पर सहमति व्यक्त की थी। तो विस्तारा और एयर इंडिया को अब मर्ज कर दिया जाएगा। सक्सेसफुल लैंडिंग या लॉन्चिंग के बाद हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो प्रोजेक्ट है सीबीडीटी, एक्चुअली सीबीडीसी जो है ई रूपी, इसको पायलट तौर पर लॉन्च किया गया था 1 दिसंबर 2022 को। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? उत्तर यहाँ पर सही है डी। कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, दोनों उत्तर यहाँ पे सही हैं। ई रूपी बहुत जरूरी है, इसके बारे में एक और चीज़ कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। इंडिया फर्स्ट सीबीडीसी ई रूपी के बारे में कौन से कथन करेक्ट हैं? क्या एक लीगल टेंडर है करेंसी नोट की तरह? सेकंड है कि इसको एक बैंक खाते की जरूरत नहीं होती ट्रांजैक्शन के लिए, और यूजर को एक वॉलेट मिलेगा जो कि बैंक्स देंगे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? हमारा उत्तर सही हो जाएगा तीनों, 1, 2 और 3 तीनों सही है। और ध्यान रखिएगा कि पहले फेज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, ये 4 बैंक हैं जिनको यहाँ पर मौका मिला है सेंट्रली बैक्ड डिजिटल करेंसी को जारी करने का। तो ये एक लीगल टेंडर है, इसको डिजिटल टोकन के रूप में स्टोर किया जाएगा एक वॉलेट में जो कि बैंक जारी करेंगे, और बैंक खाते की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इसमें ट्रांजैक्शन के लिए, ध्यान रखिए। ई रूपी का पायलट प्रोजेक्ट है, इसको मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में जारी किया गया था 4 सिटीज़ में। अब इसको 4 और सिटीज़ में आगे बढ़ा रहे हैं। मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया गया था, इसका विषय क्या था? इसकी थीम थी फेस्टिवल ऑफ वननेस, एकता का पर्व। ऑप्शन नंबर बी। नवंबर 2022 में कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का शुभारंभ किसने किया था? इसको प्रारंभ किया था हमारे प्रेसिडेंट जी ने। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे माफ़ कीजिएगा मिस्टेक हुई है समझने में, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने इसको जारी किया था, प्रेसिडेंट जी ने नहीं जारी किया है। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल को जारी किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नवंबर 2022 में किस देश की ग्रेट बैरियर रीफ को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने वैश्विक विरासत स्थलों की खतरे की सूची में रखे जाने की रिकमेंडेशन दी थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसको अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर की लिस्ट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा क्षरण हो रहा है। नवंबर 2022 में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी बोतलबंद पेयजल कंपनी बिस्लेरी का अधिग्रहण या फिर टेक ओवर कर लिया है। सही है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने बिस्लेरी को एक्वायर किया है करीब 6.7 करोड़ रुपयों में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। नवंबर 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार बालियान ने पशु संगरोध प्रमाणन सेवाएं स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया? एनिमल क्वारंटाइन सर्टिफिकेशन सर्विसेज स्टेशन का उद्घाटन किया गया था बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। एफएसएसएआई ने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दे दी है।
ठीक है, ये अब एक फूड एनिमल अब हो गया हिमालयन याक। नवंबर 2022 में मत्स्य स्टार्टअप एक्वानेक्ट कंपनी जो है सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए ISO 27001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली मत्स्य पालन स्टार्टअप बन गई है। ये मतलब ये पहली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का ये सर्टिफिकेशन पाने वाली कंपनी बन गई है। एक्वा कनेक्ट स्टार्टअप का नाम है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस को स्वदेशी किसान ड्रोन के निर्माण के लिए नागर विमान महानिदेशालय से सर्टिफिकेशन और RPTO यानी कि रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी मिल गई है। तो किसान ड्रोन बनाने के लिए गरुड़ मैन्युफैक्चरर्स जो है गरुड़ एरोस्पेस, इसको हम लोग कह सकते हैं अप्रूवल मिल चुका है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का। सही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 75वां अमृत महोत्सव श्री नारायण स्वामी गुरुकुल राजकोट संस्थान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहाँ पर शुभारंभ किया था। श्री नारायण स्वामी या स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट में है। 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया गया था पीएम के द्वारा। सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी। नवंबर मंथ 2022 में सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संस्कृत वृत्त चित्र यानी कि साई-फाई संस्कृत ड्रामा या डॉक्यूमेंट्री यनम, जो कि मंगलयान मिशन पर आधारित है, इसको इंडियन पैनोरमा सेक्शन में 53rd जो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था गोवा में, उसमें दिखाया गया था। सही है। मरियम वेबस्टर ने जो है गैस लाइटिंग शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2022 का। मरियम वेबस्टर की डिक्शनरीज आती हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। गैस लाइटिंग टर्म का मतलब क्या होता है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। व्हाट इज मीन्ड बाई इट। विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% से कितने प्रतिशत कर दिया है। मतलब इनके हिसाब से पहले इंडिया की GDP ग्रो करने वाली थी 6.5% से, अब ग्रो करेगी ऑप्शन नंबर सी 6.9% से, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि सिंगल ब्लॉक और मल्टीपल डेबिट कार्यक्षमता को UPI तक एक्सटेंड किया जाएगा और UPI की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। सिंगल ब्लॉक का मतलब है कि एक पर्टिकुलर राशि आप जो है रख सकेंगे और उसे शेड्यूल कर सकेंगे पेमेंट के लिए, और मल्टीपल डेबिट किए जा सकेंगे, यानी एक ही ट्रांजैक्शन से मल्टीपल डेबिट किए जा सकेंगे। ये सब फंक्शनैलिटी जो है UPI पे इंट्रोड्यूस की जाएगी। ये घोषणा की थी RBI गवर्नर जी ने। हमारा पहला कथन सही है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग में 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया था। दोनों कथन यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। 23 नवंबर 2022 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप इंडिया द्वारा नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म मार्ग पोर्टल के लिए एक स्टार्टअप ऐप लॉन्च किया है। तो ये सही है पहला कथन। दूसरा कथन है कि केरला के चीफ मिनिस्टर ने स्टेट सीड फार्म जो कि अलुवा में है एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, इसको कंट्री का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है। तो एर्नाकुलम जिले में केरल में अलुवा में जो राज बीज फार्म है, देश का पहला कार्बन तटस्थ खेत घोषित हो चुका है। उत्तर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल के संबंध में कौन सा कथन सही है। अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है मदुरई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। सही है। तमिलनाडु दक्षिण भारत का और मतलब कह सकते हैं दक्षिण भारत और तमिलनाडु का पहला ये जैव विविधता विरासत स्थल है, भारत का 35वां है। ये भी सही है। और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है बनाई जाती है सेक्शन 37 जो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, उसके तहत। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। एक्चुअली यहाँ पर डी होगा। सारे कथन सही हैं, सारे कथन सही हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे। विश्व बैंक द्वारा एक जनरल टूल किट जारी की गई, उसके संबंध में क्या सही है। विश्व बैंक और चेन्नई शहरी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से एक टूल किट जारी की है। अब इस टूल किट का उद्देश्य क्या है कि जो जेंडर इश्यूज़ हैं ट्रांसपोर्ट को लेकर के, मोबिलिटी को लेकर के और सिटी डिज़ाइन को लेकर के, उसको यहाँ पे उजागर करना है। मतलब महिलाओं की जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है सिटी डिज़ाइन में जो ध्यान नहीं रखी जाती हैं, अर्बन मोबिलिटी में, मेट्रो में, इन सब में जो विमेन की स्पेसिफिक नीड है उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है, उसको उजागर करना है इस जेंडर टूल किट का उद्देश्य। उत्तर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। हाल ही में किस हवाई अड्डे के नवीन टर्मिनल में बांस का प्रयोग किया गया है बड़े पैमाने पर, जिसका उद्घाटन अभी नवंबर में पीएम मोदी जी ने किया था। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल में जो कि बेंगलुरु में है, उसमें बांस का प्रयोग किया गया है, जिसे ग्रीन स्टील भी कहा जाता है पाउडर तौर पर। वह स्टील जिसको बनाने में रिन्यूएबल सोर्सेज का प्रयोग किया जाता है उसे भी ग्रीन स्टील बोलते हैं, और बांस को भी पॉपुलरली ग्रीन स्टील बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकटरमन की जयंती कब मनाई जाती है। 4 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन कब लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर हमारे प्रेसिडेंट जी ने लॉन्च किया था। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाते हैं हम आपको बता ही चुके हैं ऑलरेडी। बंदरों के प्रजनन के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है चीन। अंतरिक्ष में बंदरों का प्रजनन कराया जाएगा चीन द्वारा। अंतरिक्ष में कभी चावल भेजता है चीन, कभी बंदर भेजने वाला है। ये सब देखने के लिए कि जीरो ग्रेविटी में सब चीज़ें कैसे इवॉल्व होती हैं, कैसे परफॉर्म करती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 43 साल पहले सोवियत संघ ने भी ऐसा प्रयोग किया था। उन्होंने चूहों को संस्कृत में मतलब कह सकते हैं अंतरिक्ष में भेजा था।
दिसंबर 2022 में गोल्डिस्का प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जिसने हैदराबाद में गोल्ड एटीएम स्थापित किया है, भारत और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम ये बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी 138वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए और हरित निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए $25 करोड़ के वित्त पोषण की मंजूरी किसको मिली है? किसकी तरफ से मिली है? पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। विश्व बैंक की तरफ से ये वित्त पोषण की मंजूरी मिली है बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर। श्री मोदी जी ने अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन के समारोह में भाग लिया था। ये मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन है जो कि 15 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक चलेगा। इसको BAPS स्वामी नारायण मंदिर शाही बाग में होस्ट किया जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर सभी कथन सही है। स्वामी महाराज वही हैं जिन्होंने अक्षरधाम मंदिर का निर्माण कराया था। 11 दिसंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर कर दिया है? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन PM मोदी जी ने किया था 2022 में, उसका नाम अब मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा। गोवा में 2 हवाई अड्डे हैं, एक तो आपका डाबोलिम में है और एक ये मोपा में है। हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में गलत कथन क्या है? पहला कथन है कि इसका आयोजन असम में हो रहा है, जबकि गलत है। इसका आयोजन कोहिमा में हो रहा है, नागालैंड की कैपिटल में। इसका उद्घाटन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने किया था, सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा ए, केवल पहला कथन गलत है। इनमें से किस देश में समेरू वोल्केनो का विस्फोट हुआ है? समेरू वोल्केनो जो है इंडोनेशिया का वोल्केनो है, ये पूर्वी जावा प्रांत में स्थित है। इंडोनेशिया के वोल्केनोस पर सवाल आया था आरोमेंस पेपर में। इंडोनेशिया के बारे में ये सही है कि ये 15,000 आइलैंड का समूह है। 15,000 से अधिक द्वीप इसमें शामिल है इंडोनेशिया में, और इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी शामिल हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर मूव करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट करेंगे। आम आदमी पार्टी अब एक नेशनल पार्टी बन गई। गुजरात इलेक्शन के रिजल्ट के बाद नेशनल पार्टी का जो क्राइटेरिया होता है वो आम आदमी पार्टी ने पूरा कर लिया है, और इस तरीके से 2 अक्टूबर 2012 को सृजित हुई आम आदमी पार्टी अब हमारी देश की नवी नेशनल पार्टी है, 9th नेशनल पार्टी एंड लेटेस्ट नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। लूसोफोन महोत्सव के बारे में क्या सही है? 3 से 6 दिसंबर के बीच ये कहाँ मनाया गया था? गोवा में। और लूसोफोन महोत्सव जो एसोसिएटेड है पोर्टुगीज कल्चर से, तो दोनों ही कथन सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अरविंदो घोष के बारे में बताना है क्या सही है? 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम किया गया था 13 दिसंबर को, और कंबन कलई संगम पुडुचेरी में हुआ था आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में। और PM मोदी जी ने एक पोस्टेज स्टैम्प भी यहाँ पे अरविंदो घोष के नाम वाला एक सिक्का पोस्टेज स्टैम्प जो है रिलीज किया। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये कृति किसकी है? ये अरविंदो घोष की कृति है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। पाणिनि कोड एक संस्कृत की पहेली है। इसके संबंध में एक न्यूज़ आई थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंट जॉन्स कॉलेज में एशियन एंड मिडिल ईस्टर्न विभाग से PhD कर रहे 27 वर्षीय भारतीय छात्र ऋषि राज पोपट ने 2500 वर्ष पुरानी पाणिनि कोड को क्रैक कर लिया, इसको हल कर लिया है, तो सही है ये। उसके बाद इन पाणिनि वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिथम ऑफ द रूल कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी शीर्षक से इन्होंने एक थीसिस जारी की है, जिसमें इन्होंने पाणिनि कोड को क्रैक कर लिया है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। डाक रूम मनोरंजन मेला के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है कि डाक विभाग और संस्कृति मंत्रालय ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। इसका उद्देश्य था कि एक यूनिक लेटर राइटिंग एंटरटेनमेंट फेयर ऑर्गेनाइज किया जाए, राजघाट में हुआ था न्यू दिल्ली में, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति, इंडिया पोस्ट ने ऑर्गेनाइज किया था। उद्देश्य था कुल मिलाकर के लेटर राइटिंग जो अब बहुत पुरानी प्रथा होती जा रही है, इसको रिवाइव करना और टेक्नोलॉजी से थोड़ी देर के लिए लोगों को दूर ले जाना। अगला है कि देश भर में दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों और उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन किसने किया था? दिव्य कला मेला का आयोजन किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद SBM बैंक इंडिया ने ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड टू एंड एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म स्विच को लॉन्च किया है, स्विच सही है। उसके बाद है कि नवंबर 2022 में उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई-कॉमर्स में फर्जी और भ्रामक समीक्षाओं से उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए एक रूपरेखा तैयार की, एक फ्रेमवर्क तैयार किया, जिससे कि जो फेक रिव्यूज होते हैं उससे ट्रिक ना किया जा सके कस्टमर्स को। सी यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। वर्ल्ड की पहली इंट्रानेशनल वैक्सीन जो है किसने डेवलप की है? पहली इंटरनेशनल वैक्सीन डेवलप की गई है वर्ल्ड की भारत में ही, और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके आपातकालीन उपयोग की मंजूरी भी मिल चुकी है। वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडिनोवायरस वेक्टर्ड वैक्सीन है। वैक्सीन का प्रकार ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडिनोवायरस वेक्टर्ड वैक्सीन विद प्रीफ्यूजन स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश के 3 हवाई अड्डों नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु के लिए डिजी यात्रा शुरू की थी? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 3 जगहों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया था। पहले चरण में डिजी यात्रा 7 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, और इसके आरंभ में 3 हवाई अड्डों पर दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी में इसको शुरू किया गया। बाद में हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा जैसे 4 हवाई अड्डों में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। समृद्धि महामार्ग जो महाराष्ट्र में ओपन किया गया है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग इसका नाम है। 520 किलोमीटर का होगा, ये जाएगा नागपुर से शिरडी तक।
ठीक है। और 55,000 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। हम किसका? महाराष्ट्र का। टोटल लंबाई इसकी 701 किलोमीटर होगी। पहले चरण में 520 किलोमीटर ये लंबा होगा। हमारा उत्तर हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, कोई भी उत्तर कथन यहाँ पे गलत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मानवीय सहायता अभियानों के प्रतिबंधों से छूट देने का प्रस्ताव किस देश मतलब इसमें प्रस्ताव में मतलब कुल मिलाकर बात ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सैंक्शन एरियाज हैं उसमें जो ह्यूमैनिटेरियन मिशन है उसको आवाजाही में छूट प्रदान करने के लिए जो यूएस और आयरलैंड ने जो रिजोल्यूशन मूव किया था उसमें जो वोटिंग हुई थी उसमें किस देश ने पार्टिसिपेट नहीं किया? उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे प्यारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान वाले हैं वो क्या करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के बहाने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे देंगे अगर ह्यूमैनिटेरियन एड को अलाउ कर दिया गया तो यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन वाले एरियाज में ह्यूमैनिटेरियन एड को इम्यूनिटी प्रदान करने वाले रिजोल्यूशन पर वोटिंग नहीं की, अपने आप को एब्सटेन किया वोटिंग से इंडिया ने, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मौना लोआ ज्वालामुखी 40 सालों में पहली बार इसका विस्फोट हुआ है। ये एक डॉर्मेंट ज्वालामुखी माना जाने लगा था। 40 सालों में पहला विस्फोट ये देखा गया है हवाई द्वीप, मतलब ये हवाई द्वीप में स्थित है मौना लोआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद GHAR गो होम एंड रीयूनाइट। ये GHAR घर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एक तरीके से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के द्वारा। घर का उद्देश्य है कि जो बच्चे खो जाते हैं उनको घर तक पहुंचाना और उनको अपने माता पिता से मिला देना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 1 and 2 बोथ करेक्ट। NCPCR ने इसको डेवलप किया है घर पोर्टल को। संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का अपतटीय परिसर कब से शुरू होगा? सितंबर 2024 तक एक IIT दिल्ली की एक शाखा खुल जाएगी आपकी अबू धाबी में, ठीक है। और साथ ही साथ अन्य 2 IIT जो है IIT में कहाँ पे खुलेंगे? श्रीलंका में, नेपाल में, तंजानिया में। IIT मद्रास खोलेगा, मलेशिया में IIT खड़गपुर अपने अपतटीय परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। सबसे पहला IIT जो कहीं देश से बाहर खुलेगा वो खुलेगा अबू धाबी में सितंबर 2024 तक, IIT दिल्ली का। 14 दिसंबर 2022 को महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के खिलाफ नीतियों को लेकर किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से बाहर कर दिया गया है? ईरान को बाहर कर दिया गया है UN विमेन से। ऑप्शन नंबर सी। भारत ने हिजाब विरोधी प्रदर्शनों पर कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग से ईरान को हटाने के लिए हुई वोटिंग में भाग नहीं लिया था। इसमें भी भारत ने भाग नहीं लिया था, अपना स्टैंड नहीं रखा, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र सहित 29 देशों ने महिलाओं की स्थिति पर आयोग से ईरान को हटाने के लिए मतदान किया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का निर्णय लिया था? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन नंबर बी। पहले पेंशन 10,000 रुपये थी, वहां पर स्वतंत्रता सेनानियों की अब पेंशन हो जाएगी 20,000 रुपये प्रति माह। भारत की पहली मुस्लिम विमेन फाइटर पायलट के संबंध में क्या सही है? मिर्जापुर जिले की सानिया मिर्जा जो है भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट बनने के लिए इन्होंने NDA का एग्जाम पास कर लिया है। वायुसेना पायलट के रूप में प्रशिक्षण ये पुणे के NDA खड़कवासला में शामिल होंगी। और सानिया प्रशिक्षण पूरा करने के बाद देश की पहली मुस्लिम लड़की जो कि वायुसेना पायलट बन जाएंगी। अब आप यहाँ पर हिंदू नहीं पूछ लगिएगा क्योंकि वो एग्जाम रेलिवेंट नहीं है, वो पूछा जा चुका है पहले। क्योंकि जब एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं कमीशन में तो हम एक्सेप्शंस पर ही गौर करते हैं, इसमें किसी भी तरीके से अपनी अन्य विचारधारा कृपा करके नहीं थोपे प्लीज़। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। तो उत्तर प्रदेश की पहली और देश की पहली मुस्लिम विमेन फाइटर पायलट कौन होगी? सानिया मिर्जा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। 17 दिसंबर 2022 को हैदराबाद की जिनोम वैली में जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखेंगे। आगे निम्नलिखित में से किस देश के एक कार्डियक सर्जन ने बच्चे के हृदय को ठीक करने के लिए प्लेसेंटा से स्टेम सेल का उपयोग करके विश्व का पहला ऐसा ऑपरेशन कंडक्ट किया है जिसमें प्लेसेंटा से स्टेम सेल निकाले गए हों? तो इंग्लैंड के कह सकते हैं कार्डियक सर्जन ने ऐसा कर दिखाया है। 2 वर्ष के बच्चे का हृदय दोष उन्होंने दूर कर दिया है। प्लेसेंटा से उन्होंने विशेष प्रकार के स्टेम सेल्स इंजेक्शन का प्रयोग किया था। इसके बाद अर्जेंटीनियाई कप्तान लियोनेल मेसी को मराकाना स्टेडियम ब्राजील के हॉल ऑफ फेम में अपने पैरों के निशान बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। 3 केसेस ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट जो है BF7 उसके देखे गए हैं। कहाँ कहाँ देखे गए हैं? 2 गुजरात में देखे गए हैं और 1 मामला ओडिशा में देखा गया है। आंसर सही हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में एक स्लैंग टर्म गॉब्लिन मॉड को चुना गया है। गॉब्लिन मॉड। आंध्र प्रदेश में नागपुर मेट्रो ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट मेट्रो टनल के लिए, जो कि 3.14 किलोमीटर लंबी है वर्धा रोड पर। आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर ओनली फर्स्ट वाला करेक्ट है क्योंकि नागपुर मेट्रो आंध्र प्रदेश में नहीं, ऑब्वियसली महाराष्ट्र में, इस वजह से ये वाला गलत है, बाकी सही है। बाकी ध्यान रखिएगा कि जो ये डबल डेकर वायडक्ट बना है 3.14 किलोमीटर लंबा, ये अब तक का लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट है पूरे वर्ल्ड में। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया जा चुका है। G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करते ही 1 दिसंबर 2022 को पहला दिन मनाने के लिए कितने स्मारकों को रोशन किया गया था? 100 मॉन्यूमेंट्स को यहाँ पर लाइटअप किया गया था। सांकेतिक तौर पर भारत को अध्यक्षता मिल गई थी 16 नवंबर को और आधिकारिक तौर पर भारत को अध्यक्षता मिली थी G20 की 2022 में 1 दिसंबर 2022 को। 13 दिसंबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने GI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शेयर किया था। इसके संबंध में क्या गलत है? पहला है कि असम के विख्यात गोमोसा को, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को, लद्दाख से खुबानी की एक वैरायटी को,
महाराष्ट्र के अलीबाग सफ़ेद प्याज को प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया है। लद्दाख का पहला जीआई प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये खुबानी। ठीक है, लद्दाख का खुबानी जो है ये पहला जीआई प्रोडक्ट है लद्दाख का। और भारत में जीआई टैग अब 432 हो गए हैं। सबसे अधिक संख्या जीआई टैग की पाई जाती है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, फिर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, फिर केरल में। इसमें ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो खुबानी है, खुबानी की वैरायटी लद्दाख में, ये लद्दाख का पहला जीआई प्रोडक्ट है। खुबानी यानी एप्रिकॉट। भारत का कुल कोयला उत्पादन कितना पहुंच गया है? कुल कोयला उत्पादन हो गया है 75.87 मिलियन टन, और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 11.66% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश होगा? इंडिया होगा ये, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 20 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश किए जाएंगे। कब तक? वर्ष 2031 तक। वर्ष 2021 तक 20 और परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित की जाएंगी। कहाँ कहाँ पर स्थापित की जाएंगे उनकी लिस्ट दी हुई है। ज़्यादातर वहीं पे प्लांट लगेंगे जहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, जैसे गोरखपुर विलेज हरियाणा में, कुडानकुलम तमिलनाडु में, रावत भाटा राजस्थान में, और आपके काकरापर गुजरात में। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट भी है, इसने देश के पहले चार्टर गेटवे और बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भारत के पहले चार्टर गेटवे का अनावरण किया गया है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ध्यान रखिएगा। और अब दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अलावा अब कोचीन भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा बन गया है जिसमें एक निजी जेट टर्मिनल के साथ मतलब ये फैसिलिटी उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव के बारे में क्या सही है? 16 से 30 दिसंबर को मनाया गया, सही। कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में। इसके बाद वेयर भारत मीट्स इंडिया, इस बार इसकी थीम थी। संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से वेयर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ इसको मनाया है। इसमें कुचिपुड़ी नृत्य का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया गया था, जिसकी कोरियोग्राफी जयराम राव ने यहाँ पे कंडक्ट की थी। उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। भारत की 7वीं वंदे भारत भी आ चुकी है। आज जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको 6ठी तक के बारे में बताएंगे। नागपुर से बिलासपुर के बीच चली थी आपकी 6ठी वंदे भारत ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय टीवी अभिनेता देव जोशी किस वर्ष के प्रारंभ में निजी स्पेसएक्स से चंद्रमा के चारों ओर एक यात्रा पर जाएंगे, जापानी अरबपति युसाकू मिज़वा के साथ? 2023 की शुरुआत में बालवीर रिटर्न्स और बालवीर जो टीवी सीरीज आती है इसमें बालवीर की अभिनेता जो है ये देव जोशी ये जाएंगे इनके साथ अंतरिक्ष में घूमने। भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है कि केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा की शुरुआत की है। पुणे स्थित ये स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके स्टील का निर्माण करेगी। जिस स्टील का निर्माण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किया जाता है उसको ग्रीन स्टील बोलते हैं, और बैम्बू को भी पॉपुलरली हम लोग ग्रीन स्टील बोल देते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसमें डी। दोनों कथन यहाँ पे सही है, कोई भी गलत नहीं है। दिसंबर 2022 ने किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवारी घोषणा भारत ने की है? भारत ने कहा है कि 2028-29 में अस्थायी अध्यक्षता के लिए भारत जो है इसमें भाग लेगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारे 50वें CGI ने ओडिशा के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है। कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? रायगढ़ नहीं शामिल है। ओडिशा पीसीएस वाले इस करंट अफेयर को ध्यान से देखिएगा, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं नहीं इसको मानूंगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। स्पेन की संसद के निचले सदन ने 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को चिकित्सकीय पर्यवेक्षण के बिना कानूनी रूप से दर्ज लिंग को बदलने की अनुमति प्रदान कर दी है। यानी 16 वर्ष से अधिक अगर आप हैं तो आप अपना जेंडर चेंज करा सकते हैं। और स्कॉटलैंड ने भी अलाउ कर दिया है कि 16 वर्ष से अगर आप ऊपर हैं तो अपना जेंडर चेंज करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ 1 और 2 करेक्ट। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो संकल्प के पक्ष में वोटिंग हुई थी उसमें भारत ने इसके पक्ष में वोट दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहला रिजोल्यूशन जो है म्यांमार के संबंध में अडॉप्ट किया है इन 74 वर्षों में। उत्तर सही हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए किस देश ने भारतीय रुपए का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की है? श्रीलंका ने सहमति व्यक्त की है कि वे अपने वहाँ पर भारतीय रुपयों का प्रयोग करेंगे। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के बारे में क्या सही है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का संस्करण जो है न्यू दिल्ली में मनाया गया था, 10वां संस्करण था। 4 दिवसीय फेस्टिवल था, इसको इनॉग्रेट किया था द्रौपदी मुर्मू ने, हमारे प्रेसिडेंट जी ने। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेस्टिवल इज टू प्रमोट डाइवर्स लाइफ, कल्चर, ट्रेडिशन, टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3 ओनली। 1 और 3 ओनली इसलिए होगा क्योंकि प्रेसिडेंट जी ने इसका उद्घाटन नहीं किया था, नारायण राणे ने किया था, केंद्रीय राज्य मंत्री ने। तो 1 और 3 ओनली सही है इसमें। किन दो देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई? इंडिया और जापान के बीच। इंडिया और जापान ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 70 वर्ष पूरे हुए किए हैं। 1952 से जापान से डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए थे इंडिया ने। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी की स्थानीय असेंबली ने कहा है कि 2025 के बाद बड़े पैमाने पर जो भी घर बनेंगे उसमें सोलर पैनल्स लगाना अनिवार्य होगा? तो टोक्यो की असेंबली ने कहा है कि 2025 के बाद जितने भी बड़े पैमाने पर हाउस बिल्ड होंगे उसमें हर हाल में सोलर पैनल लगवाना अनिवार्य होगा। ऑप्शन नंबर ए। न्यूजीलैंड सरकार ने अभी धूम्रपान प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून पारित किया है। इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2009 के बाद जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो उनको धूम्रपान की बिक्री नहीं की जा सकेगी। और ऐसा करने वाला पहला कंट्री बना है पूरे वर्ल्ड का न्यूजीलैंड। ये अनोखी पहल पारित करने वाला कंट्री जो है न्यूजीलैंड स्मोक फ्री बनना चाहती है 2025 तक।
तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। तो इस कानून के तहत 1 जनवरी 2009 के बाद जो भी लोग पैदा हुए हैं उनको कभी भी आजीवन सिगरेट नहीं बेची जा सकेगी। श्रीलंका को दूध उत्पादन और डेयरी उद्योग आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता कौन प्रदान करेगा? ऑब्वियसली इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिकी संचार आयोग ने चीन की हुआवे और ZTE नामक कंपनी द्वारा बनाए गए संचार उपकरणों की बिक्री और आयात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूएन रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल ट्रेड जो है नए रिकॉर्ड पर पहुंचने वाला है, 12% बढ़ोतरी के साथ 32 ट्रिलियन ओवरऑल ये हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इनकरेक्ट कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। कौन सा देश इराक को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया दिसंबर में? रशिया, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया गया है। सर्बिया के डाक विभाग ने भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव जो बनाया जा रहा है उसकी 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर किस देश ने एक डाक टिकट जारी किया दिसंबर में? उसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्बिया। आंसर हो जाएगा इसमें डी, क्योंकि दोनों कथन एकदम करेक्ट हैं, इनकरेक्ट कोई नहीं है। पंजाब के गवर्नमेंट स्मार्ट मॉडल टाउन स्कूल की 10वीं की छात्रा महफूजा को किस जिले का एक दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था? पटियाला का बनाया गया था इनको एक दिन का डिप्टी कमिश्नर। किस उत्तर पूर्वी राज्य सरकार ने 2022 में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया है? मेघालय ने ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। इन्होंने टेक ईगल नामक स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है और एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया है। गलत कथन का चयन करना है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, सही। इसके बाद है कि अमित शाह जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, गलत। अगला है कि पहलगाम समेत कई स्थानों पर हिमांक बिंदु से नीचे चला जाने पर कश्मीर घाटी में सबसे भयंकर सर्द हवा चिल्लई कलां का दौर शुरू हो चुका है, सही। ये सेकंड वाला खाली इनकरेक्ट है, क्योंकि अमित शाह ने नहीं इसका उद्घाटन किया था, इसका उद्घाटन किया था श्री पीयूष गोयल जी ने। धरती एग्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विश्व की पहली GMS आधारित संकर लोबिया लॉन्च की गई, यानी कि GMS बेस्ड हाइब्रिड काउपी को लॉन्च किया गया है धरती एग्रो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। लोबिया या फिर काउपी को ग्रीन मैन्योर के रूप में यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आईकार इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी चिक पी की जारी की है, चने की, यानी कि इसका नाम है पूसा JG16। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। कोविड-19 की नेसल वैक्सीन चर्चा में है, आपको बता दिया जाए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने इसको बनाया है। 800 रुपये निजी बाजारों के लिए इसकी कीमत निर्धारित की गई है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 325 रुपये इसकी कीमत यहाँ पे भारत बायोटेक ने तय की है। इसके बाद ड्रग अवेलेबल किया जाएगा 4th वीक ऑफ जनवरी में बूस्टर डोज के तौर पर, जो 18 वर्ष से ऊपर है। ये नीडल फ्री होगा क्योंकि ये नेजल वैक्सीन है, यानी नाक से लिया जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। मतलब सारी कथन यहाँ पे सही है। अंटार्कटिका के जैव विविधता नए शोधों के अनुसार भूमि आधारित आबादी वाली अंटार्कटिका प्रजातियों में से 97% किस वर्ष तक विलुप्त हो जाएंगी? 2070 तक, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार एक नया रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, 32 ट्रिलियन हो जाएगा, ये मैंने बताया आपको। उसके बाद स्पॉक्टो नामक एक हम लोग कह सकते हैं डेप्ट सपोर्ट और रिस्क मिटिगेशन प्लेटफॉर्म है। ये इंडिया का और साथ ही मिडिल ईस्ट का पहला इनोवेशन लैब यहाँ पर स्थापित करने वाला है, जो बैंकिंग सेक्टर्स को डेट कलेक्शन सेगमेंट में हेल्प करेगा, यानी बैंकिंग इंडस्ट्री को डेट कलेक्शन में जो हेल्प करेगा प्लेटफॉर्म, वो इन्होंने बनाया इनोवेशन लैब की तरीके। किसने? स्पॉक्टो ने, ठीक है, स्पॉक्टो नामक स्टार्टअप ने। आंसर सही हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अंडमान निकोबार द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अभी रखे गए हैं। सरकार ने उत्तर और मध्य अंडमान स्थित जो द्वीप है INAN 370, इसका नाम बदल करके देश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर सोमनाथ द्वीप रखा है, सही। उसके बाद अनइनहेबिटेड आइलैंड जो है INAN 308, इसका नाम जो है करण सिंह के नाम पर सूबेदार करम सिंह के नाम पर करम सिंह आइलैंड रख दिया गया है। इसी तरीके से 21 आइलैंड को यहाँ पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। उत्तर सही हो जाएगा डी, ठीक है। इससे पहले अगर हम पुराने देखें तो सुभाष चंद्र बोस जी के तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर रॉस आइलैंड का नाम बदल करके सुभाष चंद्र आइलैंड रखा गया था। नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड का नाम बदल करके शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा जा चुका है पहले भी। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने सूर्य पर सृजित होने वाली ऊर्जा की प्रणाली की नकल करके एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर से अनंत मात्रा में ऊर्जा सृजित की जा सकेगी? यूएस ने ऐसी प्रणाली बना ली है, मतलब एक तरीके से ऐसी प्रणाली बना ली है जिस प्रकार सूर्य में ऊर्जा सृजित होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे लंबी एस्केप सुरंग खोली गई, इसके संबंध में क्या सही है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी कि USBRL प्रोजेक्ट के अंतर्गत कटरा बनिहाल सेक्शन पर भारत की सबसे लंबी सुरंग बनाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। ये एक एस्केप टनल है जो कि सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच बनाई गई है। लंबाई इसकी 12.89 किलोमीटर है। उत्तर सही हो जाएगा डी, तीनों कथन सही है। ड्रोन विनिर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस को किसान ड्रोन बनाने के लिए DGCA की मंजूरी प्राप्त हो गई है, ठीक है। और CPN माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड भी कहते हैं, ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने तीसरी बार। उत्तर सही हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। एक अपग्रेडेड इनर लाइन परमिट सिस्टम जो है किसने जारी किया है? बीरेन सिंह ने, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने।
फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने रूस में एक जमी हुई झील के नीचे दबे 48,500 वर्ष पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित करने के बाद एक और प्रकोप की शुरुआत करने की चेतावनी उन्होंने दी थी। उसके बाद गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब जो है पहली यूनिवर्सिटी बन गई इंडिया की जिसको ए ग्रेड का स्कोर प्राप्त हुआ है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ग्रेडिंग में। आंसर सही हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने किस बॉलीवुड स्टार के नाम, छवि, आवाज़ के अवैध उपयोग को रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर दिया है? श्री अमिताभ बच्चन के लिए आदेश पारित किया गया है कि उनकी फ़ोटो और उनकी आवाज़ को मॉर्फ करके कोई जो है अनड्यू एडवांटेज उसका नहीं ले सकेगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के खिलाफ मछुआरों के आंदोलन पर विधानसभा में बहस स्थगित करने की विपक्ष की मांग को केरल सरकार ने मान लिया है? विजिंगम एयरपोर्ट को लेकर जो बहस चल रही है उसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था संसद में और सरकार ने मान लिया विपक्ष की मांग को और जो है विधानसभा में बहस को स्थगित किया था। बंदरगाह का निर्माण जो है अडानी विजिंगम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और विजिंगम बंदरगाह केरल सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक जिला एक उत्पाद और डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव को मर्ज कर दिया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने। दक्षिण कोरिया में एक ब्रेन ईटिंग अमीबा का केस सामने आया है जो एक ऐसा अमीबा है जो कि दिमाग को ही खा जाता है। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। तो ये अमीबा कारण जो ये ब्रेन ईटिंग अमीबा का केस सामने आया है कहाँ से आए पूछ सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। केंद्र सरकार ने भारत में कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की है? 21 एयरपोर्ट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में से 9 का परिचालन शुरू हो चुका है, जैसे कि कन्नूर, दुर्गापुर, शिरडी, पकियोंग, कालबुर्गी और वाकल, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, डोनी पोलो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात सरकार ने हरिसर जो कि राजकोट में, धोलेरा अहमदाबाद में 2 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए भारत सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर ली है। अभी एयरपोर्ट जो है बने भले ही नहीं, लेकिन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भाई ये कहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हिरासर कहाँ पर है, राजकोट गुजरात में, और धोलेरा तो आपको पता ही है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हिमालय की औषधीय जड़ी बूटियों पर चरने वाली देसी बद्री गाय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसकी आनुवंशिक विकास की योजना बनाना शुरू कर दिया है? तो उत्तराखंड में जो है ये बद्री प्रजाति की गाय जो है के वंश को आगे बढ़ाए जाने की योजना बनाई जा रही है, जो कि औषधीय जड़ी बूटियों पर चरती है और काफ़ी इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड के बारे में क्या गलत है? नितिन गडकरी ने जारी किया है भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस या श्योरिटी इंश्योरेंस बॉन्ड। ये पहला श्योरिटी बॉन्ड है, एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट के रूप में बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस लॉन्च किया है और ये गारंटी मैकेनिज्म के तौर पर काम करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में और ठेकेदार को भी एक तरीके से पूरा घाटा नहीं होने देगा। आंसर हो जाएगा डी, कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है। भारत, यूएस और चाइना के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारितंत्र या स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हमने आपको सेक्शन में बताया था। दिसंबर 2022 में कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल ने हबल और स्पिट्जर टेलीस्कोप से लायरा तारामंडल से 2 एक्सोप्लैनेट की खोज की है। G7 वैश्विक संगठन ने वैश्विक तापन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने वाले देशों के लिए खुला अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब बनाया है। सही है, आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहला अंतर्राज्यीय पक्षी सर्वेक्षण शुरू किया गया था नवंबर में। ये कहाँ पर स्थित है कांगेर घाटी? कांगेर घाटी नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए। 2012-13 में जो योजना आई थी प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, इसको अब नाम दे दिया गया प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। इसका नाम बदल गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना, इसको नाम दे दिया गया है। किसने किया ये? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो IPL का फाइनल हुआ था उसमें दर्शकों की उपस्थिति को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री तोमर जी ने इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, दिसंबर 5 तारीख को। आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट।